नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा एंडोक्राइन जो सिस्टम है दोस्तों वो चल रहा है, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो कर भी लिए हैं। लगभग आज हमारी ये चौथी क्लास है और इस क्लास में हम आगे के जो 10 क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, देखो जिस भी बच्चे ने, मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा कि जिस भी बच्चे ने पिछली जो क्लासेज हैं वो नहीं देखी हैं वो प्लीज़ एक बार जाकर पिछली जो क्लासेज हैं उनको देखें, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है एंडोक्राइन सिस्टम की जो तीनों क्लासेज हैं तो आपको आज की जो क्लास है वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड हैं वो मैं हमेशा वो एक कंटिन्यू सीरीज में चलते हैं। तो कुछ ऐसी डिजीज आएंगी यहाँ पे, कुछ ऐसे कंसेप्ट आएंगे जो कि मैं पिछली क्लास के अंदर क्या कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक बार आप पिछली क्लास में जाकर जरूर देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। काफी बार मैं बता चुका हूं, इसको अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करवा चुका हूं। पिछली क्लास में हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और एचएचएनएस, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोएसिडोसिस सिंड्रोम है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है दोस्तों वो कॉम्प्लिकेशन है किसका, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस का, जिसके अंदर क्या हो जाता है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है फैट के ब्रेकडाउन के कारण, और जिससे जो पीएच जो है दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच का जो इंबैलेंस हो जाता है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंबैलेंस हो जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, जो क्लाइंट है दोस्तों उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, विच इंसुलिन शुड द नर्स, कि ऐसा कौन सा इंसुलिन है जो कि नर्स को क्या करना चाहिए, एक्सपेक्ट करेगी। नर्स ये अनुमान लगाएगी कि भाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर कौन सी प्रकार की जो इंसुलिन है दोस्तों वो क्या करेगा, प्रेस्क्राइब करेगा। अब आपको अच्छे से समझा चुका हूं दोस्तों कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर हम कौन सा इंसुलिन यूज करते हैं, एचएचएनएस होगा तब कौन सा यूज करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है, इसमें लिस्प्रो है, एनपीएच है, रेगुलर इंसुलिन है, क्या है। तो एक बार हम इंसुलिन की बात ही कर लेते हैं। जो इंसुलिन जो है दोस्तों, अगर हम उसके इंडिकेशंस की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर जो इंसुलिन है वो हम यूज करते हैं, तो सबसे पहला जो डिजीज आएगा दोस्तों दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर इंसुलिन का यूज करते हैं। सिंपल डायबिटीज मेलाइटस में भी इंसुलिन का यूज करते हैं हम, ठीक है। मैं इंसुलिन की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर रेगुलर इंसुलिन की बात नहीं कर रहा, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे सर आपने बताया था कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हम सिर्फ रेगुलर इंसुलिन देते हैं और आप यहां पर डायबिटीज मेलाइटस लिख रहे हो। तो मैं यहां पर सिर्फ इंसुलिन की बात कर रहा हूं कि हम इंसुलिन किस में देते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट के अंदर हम इंसुलिन देते हैं, और डायबिटीज मेलाइटस टाइप सेकंड एडवांस स्टेज। अब आपको सर ये क्या भला है, मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम डायबिटीज मेलाइटस जो टाइप सेकंड है उसके अंदर हम यूज नहीं करते हैं। उसके अंदर भी अगर मान लो डायबिटीज मेलाइटस टाइप सेकंड जब स्टार्टिंग में होता है ना, उस समय क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो लेवल है वो हाई रहता है, स्टार्टिंग में हाई रहता है। ध्यान रखना, आप जब उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको खुद को ऐसा पता लगेगा कि शुरू में क्या होगा दोस्तों, इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा होते 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 जो सेल्स जो है ना दोस्तों थक जाती है इंसुलिन बनाती। तो स्टार्टिंग में हाइपर इंसुलिन में देखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे इंसुलिन का जो बीटा सेल्स हैं जब वो टायर्ड हो जाएंगी तो इंसुलिन का प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या करेंगी, कम करेंगी, लेकिन कुछ अमाउंट में इंसुलिन प्रेजेंट रहेगा और इंसुलिन इनसेंसिटिविटी पाई जाएगी। लेकिन ये स्टेज भी अगर हायर स्टेज में चली जाए, एडवांस स्टेज में चली जाए कि आपका HbA1c जो है दोस्तों उसका लेवल 9, 10, 11 मतलब इतने लेवल तक पहुंच जाए, तो उस कंडीशन में सिर्फ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट है उससे हम पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, साथ में हमें उसे इंसुलिन भी देना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस स्टेज के अंदर डायबिटीज मेलाइटस टाइप सेकंड में भी थोड़ा बहुत इंसुलिन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। जब आप एक अच्छी स्टडी करोगे तब आपको ये पता लगेगा। हाँ, अगर आप सीधा पढ़ते हो कि भाई फर्स्ट के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता, सेकंड में इंसेंसिटिविटी हो जाती है, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि टाइप सेकंड के अंदर भी जब एडवांस स्टेज आती है तो उस दौरान हमें इंसुलिन देना ही पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप सेकंड के एडवांस स्टेज में भी हम इंसुलिन देंगे। थर्ड दोस्तों, इंसुलिन हम किस में देंगे, डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट का अगर कॉम्प्लिकेशन होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, उसके अंदर भी हम इंसुलिन देते हैं। इसके अलावा एचएचएनएस जो होता है उसके अंदर भी हम इंसुलिन देते हैं। पांचवा दोस्तों ध्यान रखना, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला डायबिटीज मेलाइटस, जिसका ज्यादातर जिसके जो सिम्टम्स है दोस्तों 24 से 28 वीक के दौरान दिखाई देते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। अब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो होता है दोस्तों उसके अंदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट्स होते हैं वो नहीं दे पाते हैं हम, क्यों, प्रेगनेंसी के दौरान ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। तो क्रॉस करने के कारण हम उसको कौन सी इंसुलिन क्या देते हैं दोस्तों, इंसुलिन देते हैं। तो इंसुलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जेस्टेशनल जो डायबिटीज मेलाइटस है दोस्तों इसके अंदर क्या है, इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस है। ये सारी चीजें तो किससे रिलेटेड होगी, डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड होगी। आपको एक इंडिकेशन और बताता हूं जो कि डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड नहीं है, दैट इज हाइपरकैलेमिया।
जब आप दोस्तों हाइपर कैलेमिया का ट्रीटमेंट पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि हम हाइपर कैलेमिया के पेशेंट को दोस्तों इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज देते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों कि जो ब्लड के अंदर पाया जाने वाला हाइपर कैलेमिक मतलब पोटेशियम का जो लेवल है दोस्तों वो मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है। कुछ बुक्स के अंदर 5.1 भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। आप वो सर 5.1 पढ़ा है मैंने, तो कुछ बुक में 5 भी दे रखा है, कुछ में 3.5 to 5.1 भी दे रखा है। तो लगभग आप इसको याद रखो कि 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से क्या हो जाता है, पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाता है। अब इंसुलिन देने से क्या होता है दोस्तों कि जो ब्लड के अंदर पाया जाने वाला जो पोटेशियम जो है, इंसुलिन उसको कहां तक लेके जाता है, सेल्स तक लेके जाता है। क्योंकि जो पोटेशियम जो होता है हम जानते हैं कि मेन इंट्रासेलुलर कंपोनेंट होता है ये सेल के अंदर। अगर हम ब्लड के अंदर देखें कौन सा आयन होता है, मेन कौन सा आयन होता है, तो सोडियम होता है, या एक्स्ट्रा सेलुलर में कहीं तो सोडियम होता है, और इंट्रासेलुलर के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो ये इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन इस पोटेशियम को कहां भेजेगा, सेल के अंदर भेजेगा। जब हम ब्लड के अंदर चेक करेंगे तो देखो ईमिया का मतलब ब्लड में ही है ना, ये तो हाइपर कैलेमिया मतलब ब्लड के अंदर, तो ब्लड से ये पोटेशियम कहां चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, जिससे पोटेशियम का जो लेवल है दोस्तों वो क्या देखने को मिलेगा, आपको कम देखने को मिलेगा। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हाइपर कैलेमिया इज ऑल्सो ए इंडिकेशन ऑफ इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन। जब मैंने आपको ट्रीटमेंट पढ़ाया था डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, उस दौरान मैंने आपको बताया था कि उस कंडीशन के अंदर जब जैसे मान लो हाइपर कैलेमिया पाया जाता है तो हम नहीं देते हैं कोई ट्रीटमेंट, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे तो उस पेशेंट को हमें रेगुलर इंसुलिन देना पड़ेगा। तो रेगुलर जो इंसुलिन जब हम देंगे तो अपने आप ही क्या करेगा दोस्तों, पोटेशियम का लेवल क्या कर देगा, कम कर देगा। तो वहां पर मेन डरने वाली चीज हाइपर कैलेमिया नहीं होकर क्या हो जाती है, हाइपोकैलेमिया हो जाती है, कि कहीं इंसुलिन ज्यादा देने के कारण पोटेशियम का लेवल ज्यादा नहीं गिर जाए, हाइपोकैलेमिया नहीं हो जाए। इसलिए हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट के अंदर हाइपोकैलेमिया को क्या करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। इसलिए इसका नेक्स्ट जो इंडिकेशन आ गया दोस्तों क्या हो गया, हाइपर कैलेमिया हो गया। अब हम टाइप ऑफ इंसुलिन की बात करते हैं कि भाई इंसुलिन के क्या क्या टाइप होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ इंसुलिन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, कि भाई उसका जो फॉर्मेशन जो हुआ है, इंसुलिन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस चीज से हुआ है, उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ओरिजिन के नाम से जानेंगे। तो पहले टाइप का जो इंसुलिन है जो कि शुरू में स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, तो जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल इंसुलिन। मतलब आजकल ये इंसुलिन जो है दोस्तों ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इसके ज्यादातर क्या होते थे, साइड इफेक्ट इसके ज्यादा होते थे, और इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती थी, कम होती थी। साइड इफेक्ट ज्यादा थे और इसकी जो स्टेबिलिटी थी वो क्या थी, कम थी। इसके कारण इस इंसुलिन को आज के टाइम में हम यूज नहीं करते। ये जो इंसुलिन है दोस्तों एनिमल से बनाई जाती थी, ये जैसे बोवाइन इंसुलिन, पोर्काइन इंसुलिन। तो ये सभी जो इंसुलिन होती है बोवाइन, पोर्काइन, मतलब ये एनिमल से बन रही है। तो एनिमल से बनने के कारण और पहले के टाइम में यूज कर रहे हैं हम इसे, इस कारण से हम कन्वेंशनल इंसुलिन के नाम से जानते हैं। सेकंड जो इंसुलिन है दोस्तों वो ह्यूमन इंसुलिन है। सेकंड इंसुलिन इज ह्यूमन इंसुलिन, कि हमारा जो ह्यूमन मनुष्य जो है दोस्तों उसके अंदर पाए जाने वाली जो इंसुलिन है उस इंसुलिन को यूज करते हैं हम, इसमें हम एक बैक्टीरिया भी यूज करते हैं दोस्तों जिसका क्या नाम है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो उस जो आजकल के टाइम में ज्यादातर जो इंसुलिन जो यूज की जा रही है दोस्तों वो कौन सी इंसुलिन यूज करते हैं हम, ह्यूमन जो इंसुलिन है दोस्तों वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंसुलिन हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी बैक्टीरिया, ई कोलाई। एक क्वेश्चन और आ जाता है दोस्तों, ह्यूमन जो इंसुलिन है उसमें कौन सी टेक्निक यूज की जाती है उसे बनाने के लिए, तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक यूज की जाती है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो टेक्निक है दोस्तों वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो टेक्निक है दोस्तों वो हम क्या करते हैं, आज के टाइम में हम यूज करते हैं। तो इसका भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आजकल एक तीसरे टाइप की इंसुलिन और यूज करते हैं हम, थर्ड। ठीक है, थर्ड टाइप की जो इंसुलिन होती है दोस्तों ये एडवांस इंसुलिन होती है। इस इंसुलिन में हम क्या करते हैं, इस इंसुलिन के अंदर हम ह्यूमन इंसुलिन लेते हैं और इस ह्यूमन इंसुलिन के अंदर हम कुछ इसके जो एमाइनो एसिड हैं, क्योंकि ये एमाइनो एसिड से बनी हुई होती है, तो इस एमाइनो एसिड को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, इसमें कुछ एमाइनो एसिड को हम रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह दूसरे एमाइनो एसिड क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरे जो एमाइनो एसिड से वो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये जो इंसुलिन है ये आज के टाइम की इंसुलिन है, ये यूज करना हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसे एडवांस इंसुलिन के नाम से भी जाना जाता है। कि आज के टाइम में यूज की जाने वाली जो इंसुलिन है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, आपकी एडवांस इंसुलिन हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो इंसुलिन है उसके टाइप्स की, उसकी एक्टिंग वो कितनी टाइम में काम करती है, कैसे काम करती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो पहले टाइप की जो इंसुलिन होती है दोस्तों उसे हम बोलते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो सबसे फास्ट काम करेगी वो क्या कहलाएगी, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहलाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट जो इंसुलिन होगी दैट विल बी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इसके बाद नेक्स्ट जो इंसुलिन होगी तो पहली होगी रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, तीसरी होती है दोस्तों इंटरमीडिएट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, और इसके बाद है दोस्तों लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अब देखो रैपिड एक्टिंग है मतलब इसका काम, इसका ऑनसेट बहुत जल्दी स्टार्ट होगा और कुछ समय के लिए क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग उससे थोड़ा ज्यादा समय के लिए काम करेगी, और रैप इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा समय के लिए काम करेगी, और जो लॉन्ग एक्टिंग है वो उससे भी ज्यादा समय के लिए क्या करेगी, काम करेगी। जैसे आपने नाइट के अंदर आप दे रहे हो तो आपको सुबह तक काम चलाना है उस इंसुलिन का, ठीक है। वैसे इनका टाइम पीरियड भी मैं आपको समझाऊंगा, जब आपके इंसुलिन के सारे उसका ऑन सेट कब होता है, पीक कब होता है, ड्यूरेशन कितनी देर तक काम करती है, वो सब मैं बताऊंगा, तो उसके लिए आप वो मत हो, अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रैपिड एक्टिंग हो गई, शॉर्ट एक्टिंग हो गई, इंटरमीडिएट एक्टिंग हो गई, और लास्ट जो इंसुलिन होती है दूसरी कौन सी होती है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है। तब आपके इसके एग्जांपल जरूर याद होने चाहिए। आपसे डायरेक्टली एग्जामिनर, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें भी दे रखे हैं, तो डायरेक्टली एग्जामिनर आपको क्या दे सकता है, आपको इंसुलिन का जो एग्जाम्पल है वो दे सकता है, और ये पूछ सकता है कि वो किस प्रकार की इंसुलिन है, रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, या इंटरमीडिएट एक्टिंग है, या फिर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, तो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन है दोस्तों, उसका जो एग्जाम्पल है दैट इज लिस्प्रो, पहला जो एग्जांपल दैट इज लिस्प्रो, सेकंड वन इज एस्पार्ट, और थर्ड वन इज ग्लूलिसाइन। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर जी फॉर ग्लूलिसाइन होता है, जी फॉर ग्लार्गिन होता है, तो कई बार बच्चे ग्लार्गिन मत लिख देना, यहाँ पे बहुत गलत हो जाता है ये। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, ग्लार्गिन याद रखना है। क्या याद रखना है, ग्लार्गिन। लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्गिन आएगा, और शॉर्ट एक्टिंग में क्या आएगा, ग्लू आएगा। यहाँ पर ग्लू आता है, गोंद आता है, यहाँ पर आपका गला आता है, ग्लार्गिन। लास्ट में गला दबा दो, तो लास्ट में लॉन्ग एक्टिंग में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका ग्लार्गिन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के बाद में है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन होती है उसका जो एग्जांपल होता है दैट इज रेगुलर इंसुलिन। जो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर और एचएचएनएस के अंदर कौन सी इंसुलिन जो होती है दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो ध्यान रखना आपको कि रेगुलर जो इंसुलिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर और एचएचएनएस के अंदर। एचएचएनएस और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, आपकी रेगुलर इंसुलिन होती है। नेक्स्ट जो इंसुलिन है दैट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो इंसुलिन है इसका जो एग्जांपल होता है दोस्तों दैट इज एनपीएच। एनपीएच मतलब कि न्यूट्रल प्रोटामीन हैजडोर्न, न्यूट्रल प्रोटामीन हैजडोर्न, HAGEDORN, न्यूट्रल प्रोटामीन हैजडोर्न, ये एनपीएच है या इंटरमीडिएट एक्टिंग है। और लॉन्ग एक्टिंग का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, ग्लार्गिन होता है। इसके अलावा दोस्तों एक एग्जांपल इसका होता है डेटेमीर, और एक होता है डीग्लूडेक, डेटेमीर, और एक होता है डीग्लूडेक। ये तीन इसके क्या होते हैं दोस्तों, एग्जांपल होते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। ये जो एग्जांपल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर का एग्जांपल पक्का पता होना चाहिए। आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन देगा कि भाई न्यूट्रल जो इंसुलिन है, न्यूट्रल प्रोटामीन जो हैजडोर्न जो इंसुलिन या एनपीएच है वो किसका एग्जांपल है, तो इंटरमीडिएट का है। डेटेमीर किसका है, लॉन्ग एक्टिंग का है, ठीक है। रेगुलर इंसुलिन किसका एग्जांपल है, शॉर्ट एक्टिंग का है। तो इससे इस प्रकार भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर कौन सी इंसुलिन देते हैं, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देंगे। कौन सी इंसुलिन देंगे, शॉर्ट एक्टिंग। और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जांपल क्या था दोस्तों, रेगुलर इंसुलिन। क्या था, रेगुलर इंसुलिन। तो बस अभी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर हम कौन सा देते हैं दोस्तों, रेगुलर इंसुलिन देते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कोई भी, ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो रेगुलर इंसुलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब ये क्यों नहीं है, तो नहीं है, बस ये ध्यान रखना आपको भाई हमें फास्ट एक्टिंग चाहिए, एकदम फास्ट भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके कारण सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा। आपको उसे रैपिड एक्टिंग दे देते हैं ना, तो रैपिड एक्टिंग देने से क्या हो सकता है, सेरेब्रल एडिमा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, इसलिए वो हम नहीं देते हैं। तो कौन से इंसुलिन देते हैं, रेगुलर इंसुलिन। तो लिख लो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड एचएचएनएस के अंदर, एचएचएनएस में इंसुलिन ऑफ चॉइस, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन होती है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग द डायबिटिक कोमा। मैंने आपको बताया था दोस्तों डायबिटिक कोमा के बारे में, दोबारा से बता देता हूं। डायबिटिक कोमा में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। अगर पेशेंट डायबिटीज टाइप फर्स्ट मेलाइटिस का है तो उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इंक्लूड होगा। अगर टाइप सेकंड का है तो एचएचएनएस इंक्लूड होगा। और दोनों के अंदर ही एक चीज कॉमन है, वो क्या, हाइपोग्लाइसेमिया। तो इन तीनों चीजों को हम किस नाम से जानते हैं, इन तीनों चीजों को हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्लाइंट किस चीज का देखते हैं, बोर्ड नर्सिंग रेस्पॉन्स एसोसिएटेड विद डायबिटिक कोमा दैट इज नॉट, ध्यान रखना, दैट इज नॉट एग्जिबिटेड विद हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोनिक सिंड्रोम शुड द नर्स आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग द क्लाइंट। देखो क्वेश्चन को पूरा ही चेंज ही कर दिया इसने, क्वेश्चन में मतलब उसको घुमा दिया, अलग ही दिमाग लगा दिया। आप क्या ढूंढोगे कि भाई एचएचएनएस के अंदर कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है, जबकि एचएचएनएस नहीं कह रहा। ऐसे कौन सा सिम्टम है जो एचएचएनएस में देखने को नहीं मिलता, ठीक है, जो कि नहीं मिलता है किसमें, एचएचएनएस के अंदर देखने को नहीं मिलता है। कौन सा सिम्टम है इनमें से जो एचएचएनएस के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो पहला है दोस्तों फ्लूइड लॉस। अगर आप फ्लूइड लॉस की बात करो, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर भी फ्लूइड लॉस होता है, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस है उसके अंदर भी फ्लूइड लॉस होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है उसके अंदर भी फ्लूइड लॉस होता है, और एचएचएनएस है उसके अंदर भी फ्लूइड लॉस होता है। तो हमें तो एचएचएनएस में नहीं चाहिए ना, तो ये तो होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड दोस्तों ग्लाइकोजूरिया, मतलब कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है वो, तो ये इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो होता है ये तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट दोस्तों कसमोल रेस्पिरेशन, कौन सा रेस्पिरेशन, कसमोल रेस्पिरेशन, कसमोल रेस्पिरेशन, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है। क्यों होता है, मैंने आपको काफी बार बताया है कि कीटोन जो बॉडीज हैं दोस्तों उनका लेवल क्या होता है, बढ़ता है। अब कीटोन बॉडीज क्या होती हैं, एसिड्स होती हैं, जैसे कि एसिटोएसिटिक एसिड, ये एग्जांपल है कीटोन बॉडीज का, एसिटोएसिटिक एसिड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। एक जो एग्जांपल और होता है दोस्तों, ठीक, वो एसीटोन होता है। तो ये यहाँ पर एसिड नहीं है इसलिए अलग लिख देता हूं इसको। अब एसिड का लेवल बढ़ेगा दोस्तों तो क्या होगा, कीटोन बॉडीज बढ़ने के कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और जब पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो बॉडी क्या करेगी दोस्तों, स्टिमुलेट होगी, और स्टिमुलेट किसको करेगी, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। अब रेस्पिरेटरी सेंटर जब स्टिमुलेट होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा CO2 का क्या हो दोस्तों, एक्सपिरेशन हो, CO2 बॉडी से बाहर निकले। क्यों, CO2 भी काम करती है एज ए एसिड, और अगर ज्यादा CO2 रही तो एसिड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि हमें इसका जस्ट क्या करना है, ऑपोजिट करना है, हमें बॉडी के अंदर से एसिड को क्या करना है दोस्तों, कम करना है, एसिड को हमें क्या करना है, कम करना है। तो इसलिए बॉडी क्या काम करेगी दोस्तों, CO2 का एक्सप्रेशन करवाएगी, और CO2 का एक्सप्रेशन करवाने के लिए बॉडी जो है वो कौन सा रेस्पिरेशन करवाएगी, रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग करवाएगी, रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग, तेज तेज ब्रीथ भी और शैलो शैलो, डीप डीप नहीं, ठीक है, डीप नहीं, जैसे डॉग करता रहता है ना वैसे फास्ट फास्ट। अभी भी एक कुत्ते को सांस लेते हुए देखना, लगभग इस तरीके से सांस लेता है वो। तो रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे ही हम कसमोल ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, कसमोल ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं, बस इतना सही है, कसमोल ब्रीथिंग या फिर कसमोल रेस्पिरेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो एचएचएनएस के अंदर कसमोल रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि जो ये किसके अंदर देखने को मिलता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी कसमोल रेस्पिरेशन, दैट विल बी कसमोल रेस्पिरेशन। इसके बाद लास्ट दे रखा है इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। अरे भाई इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल तो सब में ही देखने को मिलेगा ना। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें तो टाइप फर्स्ट में भी मिलेगा, टाइप सेकंड में मिलेगा, टाइप थर्ड मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर 250 से ज्यादा मिलेगा, और एचएचएनएस के अंदर 600 से 1200 के बीच में मिलेगा, लेकिन बढ़ा हुआ सबके अंदर मिलेगा। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा किसको, कसमोल रेस्पिरेशन को, कि कसमोल रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ इसमें एचएचएनएस में देखने को नहीं मिलता, और सिर्फ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होती है उसी में देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, लिख लो कसमोल रेस्पिरेशन। चलो जैसे क्वेश्चन है उसी प्रकार से लिखते हैं, कसमोल रेस्पिरेशन सिर्फ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को
मिलता है, मिलता है। यह HHNS में, यह HHNS में प्रेजेंट नहीं होता है। यह HHNS में प्रेजेंट नहीं होता है। HHNS में ये प्रेजेंट नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है आपके सामने, एक क्लाइंट विद अनट्रीटेड टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब अनट्रीटेड है, मतलब आपने ट्रीट नहीं किया। तो कोई भी डिजीज अगर ट्रीट नहीं की जाएगी तो वो किसके अंदर जाएगी दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन में जाएगी। वो मे लैप्स इनटू ए कोमा, तो कोमा में जाएगा। तो डायबिटीज मेलाइटस का जो कोमा होगा दोस्तों उसके अंदर क्या होगा, क्या तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा या फिर क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा। मैंने आपको बताया था दो ही चीजें हो सकती है, क्या तो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और अगर टाइप सेकंड का होता तो क्या HHNS के अंदर जाता वो या फिर हाइपोग्लाइसेमिया में जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। बिकॉज ऑफ द एसिडोसिस, एसिडोसिस के कारण जो क्लाइंट है दोस्तों किस में जा सकता है, डायबिटिक कोमा में जा सकता है, या फिर वो क्या कहना चाह रहा है कि वो जो क्लाइंट है किस में जा सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में या हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है। अब यहाँ पे इंक्रीज पूछ रहा है, तो ग्लूकोज हाइपोग्लाइसेमिया में तो कोई चीज इंक्रीज नहीं हो रही ना, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये इंक्रीज के बारे में पूछ रहा है, तो मतलब किसकी बात कर रहा है, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बात कर रहा है। एंड इंक्रीज इन विच कंपोनेंट, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है दोस्तों जो इंक्रीज होता है इन द ब्लड, ब्लड के अंदर, दैट इज डायरेक्ट कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एसिडोसिस, कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर क्या चीज इंक्रीज होती है जिसके कारण पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है दोस्तों, डेवलप होता है। चलो आ जाओ, पहला ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज के बढ़ने के कारण डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं होगा दोस्तों, कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज बढ़ रहा है। क्यों, ग्लूकोज का बढ़ना तो हम किस नाम से जानते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जगह हम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं ना। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर तो और बाकी के सिम्टम्स भी आने चाहिए। जब मैंने आपको इन वर्ड को तोड़ के बताया था, जब आपको बताया था कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होनी चाहिए और साथ में एसिडोसिस होना चाहिए, तो यहाँ पर ये तो दे नहीं रखा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ग्लूकोज तो डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, ये चीज तो नहीं बता पाएगा ना ये। मतलब कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है और कह रहा है कि मेरे ग्लूकोज के लेवल ज्यादा है, तो आप उसको कह दोगे भाई तेरे को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, नहीं ना, आप क्या कहोगे भाई आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, यही कहोगे ना। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का यहाँ पर दूर दूर से कोई लेना देना नहीं होता। आप जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हो तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या पढ़ते हो भाई, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो क्या बनाता है दोस्तों, पायरुविक एसिड बनाता है, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, तो ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। लेकिन ये इस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती है, तो ये एरोबिक होता है। लेकिन अगर मान लो ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिले और तब उसको एनर्जी बनानी पड़े, तो वो क्या बनाता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड बनाता है। तब उस कंडीशन में क्या बनाता है, वो लैक्टिक एसिड बनाता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, एनएरोबिक हो जाता है। जब एनएरोबिक हो जाता है मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तब क्या, लैक्टिक एसिड। जब आप भागते हो तो आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है एकदम से, तो उसका कारण भी क्या होता है कि उस कंडीशन के अंदर हमारे मसल्स के अंदर क्या बनने लग जाता है, लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, इसलिए हमारे पैरों में क्या हो जाता है, दर्द होने लग जाता है। तो लैक्टिक एसिड नहीं आएगा क्योंकि इसका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से कोई लेना देना नहीं है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जो एसिडोसिस हो रही है उसका रीजन जो है वो एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, जो कि क्या है, कीटोन्स हैं। इसके बाद ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक जो एसिड है दोस्तों वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है। किसके ब्रेकडाउन से बनता है, प्रोटीन के। लेकिन यहाँ पर हमें किससे लेना देना है, हमें यहाँ पर फैट के ब्रेकडाउन से मेनली लेना देना है, न कि प्रोटीन के। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा आपके सामने ही लिखा हुआ है दोस्तों, दैट इज कीटोन्स। कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर किस चीज का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, कीटोन का जो एक्यूमुलेशन है दोस्तों वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कीटोन्स हो जाएगा। तो लिख लो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ब्लड में कीटोन्स, कीटोन्स ब्रैकेट में लिख लो, कौन कौन से कीटोन बढ़ जाते हैं, एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। अगर आपको अच्छी तरह से जानना है, रिलायबल मेथड जानना है कि भाई बॉडी के अंदर कितने कीटोन बढ़ गए हैं, तो क्या चेक करवाओगे दोस्तों, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड चेक करवाओगे, ब्यूटारिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। तो एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये लिख लो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इनका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। कोई रीजन पूछे क्यों हो जाता है, तो उसका क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा। वैसे मैंने आपको समझा भी रखा है कि क्यों हो जाता है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने है, एक क्लाइंट इज लर्निंग अल्टरनेट साइट टेस्टिंग।
एक क्लाइंट है दोस्तों, वो क्या सीख रहा है, अल्टरनेट साइट टेस्टिंग सीख रहा है। किसके लिए, फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग, भाई ग्लूकोज के मॉनिटर करने के लिए। विच क्लाइंट स्टेटमेंट, क्लाइंट का ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नर्स है, मतलब नर्स को इंडिकेट कर रहा है कि जो पेशेंट है उसको एडिशनल टीचिंग की क्या है दोस्तों, जरूरत है। भाई पेशेंट को आपने अल्टरनेट साइट टेस्टिंग के बारे में बताया, अब पेशेंट इन चारों सेंटेंस में एक सेंटेंस क्या बता रहा है, गलत बता रहा है, और आपको उसको सुधारने की क्या है, जरूरत है। तो आपको वो गलत जो सेंटेंस उसको क्या करना है दोस्तों, ढूंढना है कि इसमें से गलत सेंटेंस कौन सा है। चलो आते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों अल्टरनेट साइट टेस्टिंग होती क्या है। आप कभी भी ग्लूकोमीटर का यूज करके जब सैंपल लेते हो तो कहां से लेते हो आप, तो कहोगे सर हम एडल्ट के अंदर हमेशा किससे करते हैं, फिंगर टिप से करते हैं। हम किससे ग्लूकोज चेक करते हैं, हमेशा फिंगर टिप से हम क्या करते हैं दोस्तों, ग्लूकोज चेक करते हैं। लेकिन पेशेंट को बार बार आप फिंगर टिप से चेक करें, वो चाहता है कि मैं और किसी जगह से क्या करूं दोस्तों, शुगर को चेक करवाऊं। तो उसके लिए जो टेस्टिंग की जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, अल्टरनेट साइट टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे हम फोर आर्म से कर सकते हैं, पाम से कर सकते हैं, थाई से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जगह क्या वो कहलाएंगी दोस्तों, अल्टरनेट कहलाएंगी। भाई फिंगर टिप के अलावा अल्टरनेटिव क्या क्या है, कहां कहां से हम चेक कर सकते हैं, तो फोर आर्म से, पाम से और थाई से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम शुगर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अल्टरनेट साइट टेस्टिंग का मीनिंग यही हो गया कि आपको उसके अलावा क्या करना है दोस्तों, चेक करवाना है। फिंगर टिप के अलावा अगर कहीं से भी चेक किया जाता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, अल्टरनेट साइट टेस्टिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम अल्टरनेट साइट टेस्टिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। चलो अब हम इसको पढ़ते हैं एक बार कि क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। अल्टरनेट साइट टेस्टिंग के बारे में क्या क्या चीजें सही हैं, बस इतना ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं, तो ये 4 सेंटेंस में अल्टरनेट साइट टेस्टिंग के बारे में आपको बता दूंगा। पहला क्या दे रखा है दोस्तों, भाई आपको कौन सा सेंटेंस ढूंढना है, इसके अंदर गलत सेंटेंस ढूंढना है, न कि आपको सही सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या दे रखा है, आई नीड टू रब माई फोर आर्म विग्रसली अंटिल वार्म बिफोर टेस्टिंग एट दिस साइट। कि अगर मैं फोर आर्म के ऊपर शुगर क्या कर रहा हूं दोस्तों, चेक कर रहा हूं, तो मुझे मेरी जो फोर आर्म है ना उसको क्या करना चाहिए, रब करना चाहिए, ठीक है। उसको क्या करना चाहिए, रब करना चाहिए, ताकि वो थोड़ी क्या हो, वार्म हो। और अगर वो वार्म होगी तो उससे क्या होगा, जो रिजल्ट जो है दोस्तों वो क्या आएगा, सही आएगा, बिफोर टेस्टिंग, टेस्ट करने से पहले। तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्तों। एक्चुअली में फोर आर्म को रब करके ऐसा माना जाता है कि उसको थोड़ा सा वार्म करने से जो लेवल जो है दोस्तों कहाँ का, फिंगर टिप का और इसका ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या आ जाता है दोस्तों, लगभग नॉर्मल आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि अल्टरनेट जो साइट्स होती हैं उनमें थोड़ा सा ब्लड ग्लूकोज का लेवल एज कंपेयर टू फिंगर टिप क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। ये कुछ रिसर्च स्टडी में क्या चला है, पता चला है। इसलिए कभी भी हम अल्टरनेट साइट पे अगर हम ग्लूकोज का क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा क्या करवाते हैं, रब करवाते हैं। तो उसको रब किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आई नीड टू रब माई फोर आर्म, कि मुझे अपनी फोर आर्म को क्या करना चाहिए, रब करना चाहिए। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब सेंटेंस सही है तो हमारा आंसर नहीं आएगा, ये सेंटेंस सही है लेकिन आंसर हमें क्या ढूंढना है कि गलत क्या कह रहा है वो। सेकंड दे रखा था, फिंगर टिप इज प्रेफर्ड फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग इफ हाइपरग्लाइसेमिया इज सस्पेक्टेड। कि हम अब क्या करेंगे दोस्तों, हम फिंगर टिप का यूज करेंगे अगर पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया सस्पेक्टेड हो गया। अरे भाई अल्टरनेट साइट टेस्टिंग में तो हाइपरग्लाइसेमिया में कर रहे हो ना आप, जितनी भी अल्टरनेट साइट टेस्टिंग वो आप किसको चेक करने के लिए कर रहे हो, शुगर को। वैसे शुगर बढ़ तो नहीं गया है, तो अल्टरनेट साइट तो हाइपरग्लाइसेमिया के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आपको कभी भी पेशेंट ये लगे कि भाई हाइपोग्लाइसेमिया में जा रहा है, तो कभी भी अल्टरनेट साइट टेस्टिंग नहीं करोगे। उस कंडीशन के अंदर आपको फिंगर टिप से क्या लेना पड़ेगा, शुगर चेक करना पड़ेगा। किससे चेक करना पड़ेगा, फिंगर टिप से। ये सब ग्लूकोमीटर की बात हो रही है, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली लैब में भेज रहे हो वहां से ले रहे हो फिंगर टिप, नहीं। ये ग्लूकोमीटर के द्वारा जो हम शुगर चेक कर रहे हैं दोस्तों उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत है दोस्तों, ये सेंटेंस का गलत है। वो कह रहा है कि भाई हाइपरग्लाइसेमिया के लिए हम प्रेफर्ड करते हैं, नहीं। हाइपरग्लाइसेमिया के लिए फिंगर टिप को प्रेफर्ड नहीं करते हैं हम, किसके लिए करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया के लिए। तो यहाँ पर हाइपर नया कर क्या आना चाहिए था, हाइपो आना चाहिए था। तो नर्स ने ये सेंटेंस क्या ढूंढ लिया, इसका गलत ढूंढ लिया। उसको बताना चाहिए कि नहीं आप गलत कह रहे हो, फिंगर टिप को किसके लिए प्रेफर्ड किया जाएगा दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया के लिए प्रेफर्ड किया जाएगा। बाकी सब हाइपरग्लाइसेमिया के लिए आप अल्टरनेट जो साइट है दोस्तों क्या करवा सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा हमारा वो भी यही जाएगा। अब बाकी के दो सेंटेंस भी सही होंगे, क्योंकि जब हमें आंसर मिल गया तो दोनों सेंटेंस सही है, बस आपको सेंटेंस सही को देखना है। अल्टरनेट साइट टेस्टिंग इज अनसेफ। ये क्या होती है, अनसेफ होती है इफ आई एम एक्सपीरियंसिंग ए रैपिड चेंज इन ग्लूकोज लेवल। देखो जिस भी पेशेंट के अंदर मान लो रैपिड चेंज का मतलब दोस्तों ये हाइपोग्लाइसेमिया की बात कर रहा है यहाँ पे, कि अगर पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, या फिर और भी चेंज हो सकता है। लेकिन एक फोकस हम दोनों तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ,
ठीक है, क्या तो और ज्यादा शुगर बढ़ेगा, वहां तो चलो कोई दिक्कत है नहीं हमें, वो तो हम अल्टरनेट साइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कम हुआ तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा। तो हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर दोस्तों हमें क्या चेक करना पड़ता है, हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, फिंगर टिप से। इसलिए सही कह रहा है ये सही कह रहा है कि अल्टरनेट साइड टेस्टिंग क्या है, अनसेफ है, ये सेफ नहीं बता रहा, क्या बता रहा है, अनसेफ है। अगर मेरे ग्लूकोज के लेवल में क्या आता है, रैपिड चेंज आता है, अगर ग्लूकोज के लेवल रैपिड क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, तो हमें अल्टरनेट साइड टेस्टिंग यूज नहीं करनी चाहिए। उस कंडीशन के अंदर हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, फिंगर टिप से हम ग्लूकोज चेक करेंगे। तो ये सेंटेंस भी इसका क्या कहा गया सेंटेंस बिल्कुल सही है। चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों क्या है, आई हैव टू मेक श्योर, मुझे ये श्योर करना पड़ेगा दैट माई करंट ग्लूकोमीटर, जो ग्लूकोज का जो मॉनिटर है, ग्लूकोमीटर है दोस्तों, कैन बी यूज्ड एट एन अल्टरनेटिव साइट। कुछ ग्लूकोमीटर देखो ऐसे आते हैं जो कि बिल्कुल, देखो 3 प्रकार के ग्लूकोमीटर होते हैं। एक ग्लूकोमीटर ऐसा है जो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि आपको फिंगर टिप से ही लेना पड़ेगा और कहीं से नहीं ले सकते आप। दूसरे प्रकार का जो ग्लूकोमीटर वो कहता है चलो आप फिंगर टिप से भी ले लो और अल्टरनेट साइड टेस्टिंग से भी ले लो, दोनों से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरे ऐसे भी ग्लूकोमीटर आ गए हैं दोस्तों आजकल, जो कि जिनको बिल्कुल कैलिब्रेटेड करके देते हैं कि भाई आप फोरआर्म से भी लोगे ना तो बिल्कुल वही लेवल आएगा आपका, जाके जो कि कहां पे है, आपका फिंगर टिप पे है, उनको कैलिब्रेटेड कर देते हैं। कैलिब्रेटेड करने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया कि भाई फोरआर्म के अंदर क्या होता है, फिंगर टिप की तुलना में ग्लूकोज का लेवल थोड़ा सा कम होता है, तो वो उस कम लेवल को क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं कि आप कभी भी फोरआर्म के अंदर भी चेक करोगे तो उतना ही लेवल दिखाएगा जितना कि किसमें दिखा रहा है दोस्तों, आपका फिंगर टिप में दिखा रहा है। इसलिए कभी भी आप मान लो अल्टरनेट साइड टेस्ट कर रहे हो तो कम से कम आप ये देखोगे तो सही ना, हो सकता है कि आपका ग्लूकोमीटर जो है अल्टरनेट साइड टेस्टिंग को क्या नहीं कर रहा हो, सपोर्ट ही नहीं कर रहा हो। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि आई हैव टू मेक श्योर, उसे श्योर करना चाहिए कि मेरा जो करंट ग्लूकोज का जो मॉनिटर है दोस्तों, उसको अल्टरनेट साइड टेस्टिंग के लिए यूज किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये सेंटेंस भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो गलत जो सेंटेंस है वो क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया कि सिर्फ हाइपोग्लाइसेमिया के लिए हमें फिंगर टिप से सैंपल लेने की जरूरत होती है। तो लिखो हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन में, हाइपोग्लाइसेमिया की हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन में अल्टरनेट ग्लूकोज साइट टेस्टिंग लिख लो। वैसे अल्टरनेट साइट टेस्टिंग लिखा हुआ है लेकिन आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा जब आप पढ़ोगे। तो ग्लूकोज साइट टेस्टिंग का यूज नहीं करना चाहिए, ओनली फिंगर टिप का यूज करना चाहिए, ओनली फिंगर टिप का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसको और पढ़ लेते हैं एक बार। एक क्लाइंट विद डायबिटीज आस्क द नर्स वेदर द न्यू फोरआर्म स्टिक ग्लूकोज मॉनिटर। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या है, डायबिटीज है, और वो नर्स से पूछता है कि क्या वह है न्यू फोरआर्म स्टिक ग्लूकोज मॉनिटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आजकल 3 प्रकार के ग्लूकोमीटर आते हैं, पहला सिर्फ और सिर्फ फिंगर टिप के लिए आते हैं, दूसरा दोनों में यूज कर सकते हैं, और तीसरा ये वाला जो ग्लूकोमीटर है दोस्तों, ये सिर्फ किसके लिए आता है, न्यू फोरआर्म स्टिक ग्लूकोज मॉनिटर के लिए आता है। और ये बिल्कुल कैलिब्रेटेड होते हैं, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिंगर से चेक करोगे तो भी उतना ही ग्लूकोज का लेवल आएगा, और यहाँ पर चेक करोगे फोरआर्म में चेक करोगे तो भी उतना ही लेवल आता है। तो उसकी बात कर रहे हैं, गिव्स द सेम रिजल्ट एज ए फिंगर स्टिक। ये कह रहा है कि भाई मैं ये लेके आया हूं नया फोरआर्म स्टिक ग्लूकोज मॉनिटर लेके आया हूं, क्या ये वही रिजल्ट देगा जो कि मेरी फिंगर टिप देगी। तो मैंने आपको बताया हाँ भाई देगा, क्यों, क्योंकि इनको क्या कर रखा है, कैलिब्रेटेड कर रखा है, उसी लेवल पे दोनों को क्या कर रखा है दोस्तों, ला रखा है। तो व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, तो नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स इस क्वेश्चन के ऊपर क्या रहेगा। तो पहला दे रखा है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रीडिंग, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इनको कैलिब्रेटेड करके उसी लेवल पे ले आते हैं कि अगर आप फिंगर टिप से चेक करोगे और यहां से चेक करोगे तो भी वो लेवल क्या रहेगा दोस्तों, नॉर्मल रहेगा। लेकिन इनका यूज कितने लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है तो आप नॉर्मल ग्लूकोमीटर मानोगे, ऐसा ग्लूकोमीटर मानोगे आप जो दोनों को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। ऐसा कोई ग्लूकोमीटर मत मानना कि आपको सर उसमें तो ये हो सकता है ना, इसमें तो नॉर्मल लेवल आता है तो हाइपोग्लाइसेमिया में भी चेक कर लेंगे हम। आप ये कहोगे ना हाइपोग्लाइसेमिया में भी चेक कर लेंगे सर, नॉर्मल लेवल आता है तो ये बहुत रेयर यूज होता है, हर किसी के पास ये नहीं होता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया में अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर हम फिंगर टिप को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। यहाँ पर ये गलती मत कर देना। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग वुड बी द राइट आंसर। सेकंड क्या दे रखे दोस्तों कि भाई अब इसमें ये तो हमें तो भाई कौन सी बात सही है उसको बता दिया इसने। अब बाकी की जो 3 बातें वो सुनो। दीज टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर मींट फॉर चिल्ड्रन। नर्स कह रहे नहीं,
ये जो फोर आर्म वाले हैं ना, ये सिर्फ किसके लिए आते हैं? बच्चों के लिए आते हैं। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, बच्चों के लिए नहीं आते हैं, ये किसके लिए आते हैं? एडल्ट के लिए ही आते हैं। बच्चों में भी यूज किया जा सकता है, एडल्ट में भी यूज किया जा सकता है, तो सिर्फ बच्चों के लिए आ रहे हैं, ये बात क्या है? गलत है। और हमें इसमें सही बात ढूंढनी थी। रीडिंग्स आर ऑन ए डिफरेंट स्केल फॉर ईच मॉनिटर, कि जो जो मॉनिटर आप यूज करोगे ना, सबका जो स्केल जो है ना दोस्तों, वो क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो ऐसा नहीं होता, जितने भी अगर ये जो मॉनिटर्स होते हैं, ये सब एक, अगर फोरा मॉनिटर है सारे के सारे कैलिब्रेटेड रहेंगे, और सबका क्या रहता है दोस्तों? एक स्केल रहता है। अगर आप चेक करोगे तो वो सेम ही लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसका ये भी क्या कह रही है? गलत कह रही है। लास्ट का दे रखा कि फास्टर रीडिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फिंगर स्टिक। ठीक है, कि अगर आप फिंगर स्टिक से क्या करोगे दोस्तों? चेक करोगे तो आपको रीडिंग क्या मिलेंगी? फास्ट मिलेंगी। तो रीडिंग के फास्ट मिलने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। आप कोई सा भी ग्लूकोमीटर चेक करोगे उतना ही टाइम लेता है। ऐसे तो है नहीं कि आप फोर आर्म वाला चेक करोगे तो उसमें फास्ट रिजल्ट आ जाएगा, वैसे वाले में फास्ट नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा कि फास्ट रीडिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फिंगर स्टिक। दोस्तों क्या है? गलत है। तो इन चारों में वो एक ही बात सही कर रही है कि इन दोनों के अंदर रीडिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो लिख लो, इसके अंदर लिखो, आजकल यूज किए जाने वाले, आजकल यूज किए जाने वाले फोर आर्म, क्या नाम दे रखा है? फोर आर्म स्टिक ग्लूकोज मॉनिटर, फोर आर्म स्टिक ग्लूकोज, ग्लूकोमीटर भी लिख सकते हो, ग्लूकोज मॉनिटर की रीडिंग, फोर आर्म एंड फिंगर की सेम होती है, क्योंकि इन्हें कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेट मतलब सेम लेवल पे लाया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इन्हें कैलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर जो स्पेलिंग है वो एक एल कम आता है ना कैलिब्रेशन में। CALI कर लो, कैलिब्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने दोस्तों, उसमें क्या पूछ रहा है कि ए यूरिन स्पेसिमेन इज नीडेड, एक यूरिन स्पेसिमेन की जरूरत होती है टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स इन ए क्लाइंट, कि एक क्लाइंट के अंदर आपको क्या देखना है दोस्तों? कीटोन्स देखने हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? यूरिन सैंपल चाहिए, मतलब हम यूरिन कीटोन करवा रहे हैं। हु इज डायबिटिक, ठीक है, यूरिन कीटोन किस में देखेंगे? हम डायबिटिक पेशेंट में देखेंगे कि कहीं उसके अंदर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस तो डेवलप नहीं हो गया है। तो उसके लिए हम पेशेंट के अंदर क्या देखते हैं? यूरिनरी कीटोन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसमें देखा कि व्हाट शुड द नर्स को क्या करना चाहिए? डू व्हेन कलेक्टिंग दिस स्पेसिमेन फ्रॉम ए यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर, कि जब आप यूरिनरी रिटेंशन जो कैथेटर है दोस्तों, उसे सैंपल लोगे तो कैसे लोगे? मतलब कि उसके फोलेज कैथेटर लगा हुआ है, ठीक है, उस पेशेंट के क्या लगा हुआ है दोस्तों? फोलेज कैथेटर लगा हुआ है उसके। ऐसे मान लो इससे डायरेक्टली जो यूरिन वाला बैग है वो जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर पोर्ट रहता है, और एक जो पोर्ट होता है जो बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए आता है, ठीक है, ये बैलून को इन्फ्लेट करने वाला पोर्ट है। तो ये ऐसे कह रहा है कि भाई इसको आपको सैंपल कैसे लोगे दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि आपको यूरिन का सैंपल लेना है और उस पेशेंट के फोलेज कैथेटर लगा हुआ है, तो आप सैंपल कैसे लोगे? तो इसमें पहला दे रखा है कि आप डिस्कनेक्ट करोगे कैथेटर को, कैथेटर को क्या करोगे? डिस्कनेक्ट करोगे एंड ड्रेन द यूरिन इनटू ए क्लीन कैथेटर, और क्लीन कैथेटर के क्लीन कंटेनर के अंदर क्या लोगे? कैथेटर लोगे, ठीक है। आप जहां से जो यूरिन बैग है, वो यूरिन बैग जो फोलेज कैथेटर से क्या होता है? कनेक्ट होता है, उसको आप क्या करोगे? डिस्कनेक्ट करोगे, ठीक है। मैं एक बार इसकी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ ना आपके लिए, मुझे एक मिनट, चलो मैं गूगल करके देखता हूँ, अगर मिल जाती है तो एक सेकंड के लिए, थोड़ा सा आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। फोलेज कैथेटर, वोलेज लिख दिया गलती से,
विद सैंपल पोर्ट। हाँ ये अच्छी इमेज है, ये दो इमेज अच्छी हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं साहब। हाँ सर। तो एक बार हम देखते हैं इसमें कि क्या होता है, इसको चेक करते हैं। चलो यार इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ दोबारा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कैलिब्रेट में एक ही एल आता है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। कैलिब्रेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें दे रखा है कि ए यूरिन स्पेसिमेन इज नीडेड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन ए क्लाइंट। कि एक क्लाइंट के अंदर हम दोस्तों कीटोन्स देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को जानने के लिए हम क्या करते हैं, यूरिन कीटोन करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं जो ब्लड कीटोन या फिर प्लाज्मा कीटोन क्या करते हैं, चेक करते हैं। जो यूरिन कीटोन है वो लेस रिलायबल है एज कम्पेयर टू बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड लेवल इन ब्लड। अगर हमें अच्छे से जानना है कि भाई कीटोन प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड का लेवल देखेंगे। लेकिन उसको करने के लिए क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, और ये सिंपल मेथड होता है। बस यूरिन में हम स्ट्रिप लेते हैं, डालते हैं, उसमें पता लग जाता है कि भाई इसके अंदर कितना लेवल आ रहा है, तो कीटोन प्रेजेंट है या नहीं है। तो कीटोन को चेक किया जा रहा है इसके अंदर, एक क्लाइंट के अंदर, जिसके अंदर क्या है दोस्तों, डायबिटीज। उस क्लाइंट में व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन कलेक्टिंग दिस स्पेसिमेन फ्रॉम ए यूरिनरी डिटेंशन कैथेटर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई आप एक पेशेंट है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है, उसके अंदर आपको कीटोन बॉडी चेक करनी है, लेकिन उस पेशेंट के अंदर क्या लगा हुआ है दोस्तों, फोलेज कैथेटर लगा हुआ है। तो आप उसके अंदर सैंपल कैसे लोगे? पहला जो ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है कि डिस्कनेक्ट द कैथेटर एंड ड्रेन द यूरिन इनटू ए क्लीन कंटेनर। कि आप क्या करो दोस्तों, कैथेटर को डिस्कनेक्ट कर दो और एक क्लीन कंटेनर के अंदर क्या ले लो, यूरिन को ले लो। तो देखो एक बार इसमें, जैसे दोस्तों पोर्ट होते हैं, आप जानते हो फोलेज कैथेटर के अंदर जो फोलेज जो कैथेटर होता है, आप सबने ये चीज तो कोई बताने की जरूरत नहीं होगी शायद। उसके अंदर दो पोर्ट होते हैं। एक जो पोर्ट होता है उससे हम क्या करते हैं, बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, और एक जो पोर्ट होता है दोस्तों, जो ड्रेनेज पोर्ट होता है, उससे हम यूरिन बैग को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यूरिन बैग को उस ड्रेनेज पोर्ट से हम जोड़ देते हैं, ड्रेनेज पोर्ट को। और इससे जो बैलून है उसको क्या किया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है। क्योंकि फोलेज के तहत ऐसे जाएगा तो आगे इस पे बैलून रहता है, वो बैलून जब इन्फ्लेट हो जाता है तो उस बैलून के इन्फ्लेट होने के कारण क्या होता है कि जब वो बैलून इन्फ्लेट हो जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, आप फोलेज कैथेटर जब पढ़ते हो फंडामेंटल में तो सब देखते होगे आप। अब इस क्वेश्चन में ये ऐसे कह रहा है कि भाई ये ड्रेनेज पोर्ट है ना, इसको यहाँ से क्या करना है, आपको डिस्कनेक्ट करना है। फोलेज कैथेटर को यहाँ से क्या करना है आपको, जो ये ड्रेनेज पोर्ट है इसको आपको क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। और फिर आपको एक कंटेनर लोगे आप, क्लीन कंटेनर, और उसमें क्या डालोगे, सैंपल डालोगे। दोस्तों एक्चुअली में ये जो पूरा पोर्ट जो सिस्टम होता है ये क्लोज सर्किट होता है, बिल्कुल क्लोज पोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको खोल रहे हो तो खोलने के कारण क्या होगा, वो क्लोज सर्किट नहीं रहेगा। कभी भी फोलेज कैथेटर को हम खोल कर नहीं करेंगे, क्योंकि खोलने से जब ओपन होगा तो ओपन होने के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, एंटर कर सकते हैं। मैं एक सेकंड के लिए एक फोलेज कैथेटर का पिक्चर ले ही लेता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कुछ इमेज मैंने जोड़ रखी है, लेकिन मैंने डायरेक्टली जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी वही जोड़ी थी। फोलेज कैथेटर मैंने नहीं लिया था तो वो जोड़ देता हूं मैं, कैथेटर। अरे क्या हो रहा है, चलो ये देख लो आप, ये आपके सामने आपको फोलेज कैथेटर दिख रहा होगा। ये लाइट बंद कर देता हूं एक बार के लिए मैं। तो इसके अंदर दो पोर्ट दे रखे हैं। एक जो पोर्ट है, ये वाला जो पोर्ट है दोस्तों, ये बैलून पोर्ट है। देखो यहां पर ये जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज बैलून पोर्ट। ये वाला जो पोर्ट है कौन सा है, बैलून पोर्ट है।
बैलून पोर्ट है ये, तो बैलून पोर्ट के अंदर इन्फ्लेट करने के लिए हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं, ताकि इसको क्या कर सके, हम इन्फ्लेट कर सके। ये यहाँ पर बैलून पाया जाता है, तब जब हम इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फ्लेट हो जाएगा, ताकि बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरा जो पोर्ट है दोस्तों, ये वाला पोर्ट है, ये ड्रेनेज पोर्ट होता है। इस ड्रेनेज पोर्ट से ही क्या जुड़ा हुआ रहता है, आपका जो यूरिन बैग है वो जुड़ा हुआ रहता है। इस ड्रेनेज पोर्ट से ही यूरिन बैग जुड़ा हुआ होता है। तो ये कह रहा है कि भाई इस ड्रेनेज पोर्ट को यहाँ से क्या कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो। तो ये क्लोज सर्किट क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एंट्री है ना वो डायरेक्टली होने लग जाएगी। इसलिए कभी भी हमें ड्रेनेज पोर्ट को वहां से क्या नहीं करना है दोस्तों, डिस्कनेक्ट नहीं करना है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से ले रहे हो सैंपल, तो आप उस पर्सन को क्या कर सकते हो दोस्तों, इन्फेक्टेड कर सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोर्ट को ओपन करने के बाद उससे क्या कर सकते हैं दोस्तों, एंटर कर सकते हैं। इसलिए ये जो ऑप्शन हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा हो, क्या दे रखा है, ये क्लीन द ड्रेनेज वॉल्व की जो ड्रेनेज जो वॉल्व है उसको आप क्या करो, क्लीन करो, और रिमूव द यूरिन फ्रॉम द कैथेटर बैग, कि जो कैथेटर बैग है ना वहां से यूरिन लो। जैसे ये कैथेटर बैग है, कैथेटर बैग के अंदर यहाँ पर एक ड्रेनेज वॉल्व आता है कि भाई आपको यूरिन बैग को खाली करना है, तो उसको खाली करने के लिए ड्रेनेज वॉल्व आता है। तो ये कह रहा है कि इसको क्लीन करो। इसको क्लीन करने के बाद यहाँ से क्या ले लो, सैंपल ले लो। तो कभी भी जो सैंपल है दोस्तों, कभी भी जो सैंपल है वो यूरिन बैग से नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिन बैग से अगर आप सैंपल लोगे तो इसके जो आप कीटोन का जो लेवल देखोगे ना, कलेक्टेड जो यूरिन के अंदर जो कीटोन का जो लेवल आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा, आपका एबनॉर्मल आएगा। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि यूरिन कीटोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड टू एसिटिक एसिड, और जो एसीटोन है वो एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो कन्वर्ट होने के कारण ये जो लेवल है दोस्तों, जो कीटोन का जो हमें चाहिए वो क्या मिलेगा आपको, वो आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फॉल्स रीडिंग आएगी इसके कारण। तो इसलिए हम कभी भी सैंपल जो है यूरिन बैग से नहीं लेंगे। तो दूसरा तो वैसे ही बिल्कुल अपने आप में गलत हो गया। ये कह रहा है कि यूरिन बैग या जो कैथेटर जो बैग है उससे आप सैंपल लोगे, तो ये भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्या रखा है, वाइप द कैथेटर, कि कैथेटर को आप वाइप करोगे, मतलब क्लीन करोगे, किसके साथ, विद अल्कोहल के साथ, एंड ड्रेन द यूरिन इनटू ए स्टेराइल टेस्ट ट्यूब। ठीक है, कैथेटर को वाइप करोगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और फिर ड्रेन करोगे यूरिन को। तो एक तो इसमें स्टेराइल टेस्ट ट्यूब की जरूरत नहीं है कि भाई आपको स्टेराइल ट्यूब लेने की जरूरत पड़ोगे। आप यूरिन कीटोन जो आप ले रहे हो दोस्तों, यूरिन कीटोन को आप डायरेक्टली किसमें ले सकते हो, क्लीन कंटेनर के अंदर भी ले सकते हो। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। लास्ट जो ऑप्शन है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सबसे पहले कैथेटर को क्या करोगे दोस्तों, क्लैंप करोगे। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप सैंपल ले रहे हो तो उसको ओपन तो करना पड़ेगा ना। आप मान लो जहां से ड्रेनेज है उसको वाइप कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो अल्कोहल से, और फिर यूरिन को ले रहे हो, तो उसको ओपन करके तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी सैंपल कैथेटर बैग से थोड़ी ले रहा है। ये सेम यही तरीका बता रहा है, वहां पर डिस्कनेक्ट करके बता रहा था, डायरेक्टली लेने के लिए बता रहा था। यहाँ पर कर रहा है कि भाई पहले आप उसको क्या करो, क्लीन करो, और फिर उसके अंदर डालो। तो ये भी क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बनेगा, ये भी ओपन हो जाएगा। मतलब आप ये समझो कि यहाँ पे ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन, जबकि हमें क्या रखना पड़ता है, क्लोज। और इसमें कैथेटर बैग से ले रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आप ओपन नहीं करोगे। तो एक्चुअली में जो कुछ ऐसे फॉलेज जो कैथेटर जो है दोस्तों वो ऐसे आते हैं जिनके अंदर क्या होता है वो समझाता हूं अभी मैं। इन फॉलेज कैथेटर के अंदर, ये अगर आपको इमेज दिख रही हो तो एक बार मैं लाइट बंद कर देता हूं। इनके अंदर क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर ये देखो, ये एक सैंपल पोर्ट आता है इनके अंदर। सैंपल लेने के लिए क्या आता है, एक पोर्ट आता है। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सैंपल, एक तो कलेक्टेड सैंपल नहीं चाहिए, तो हमें यूरिन बैग से तो हम ले नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लैंप करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, क्लैंप करेंगे। क्लैंप करने के बाद क्या होगा कि इस फॉलेज कैथेटर के अंदर जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए क्लैंप करने के बाद फिर हम इसे क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जो सैंपल जो पोर्ट है ना उससे डायरेक्टली हम क्या लेंगे दोस्तों, सैंपल लेंगे। हम इसे ओपन नहीं करेंगे, बस सिंपल सी बात ये ध्यान रखना, ओपन नहीं करेंगे। एक इमेज और दिखाता हूं, इसके अंदर भी डायरेक्टली बना हुआ है, ये पोर्ट बना हुआ है, डायरेक्टली इस पोर्ट से हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। कुछ ऐसे पोर्ट आते हैं सैंपल के जिसमें डायरेक्टली क्या लग जाती है दोस्तों, जो सिरिंज है वो लग जाती है। और कुछ ऐसे पोर्ट आते हैं जिनके अंदर नीडल डालकर हमें क्या लेना पड़ता है, सैंपल लेना पड़ता है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप उसको हटाओगे और हटाकर सैंपल को क्या डालोगे, आप कंटेनर के अंदर डालोगे। क्योंकि अगर आपने उसको डिस्कनेक्ट किया तो मतलब आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या करवा रहे हो, आप एंट्री करवा रहे हो। इसलिए सैंपल लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, क्लैंप करोगे कैथेटर को। कैथेटर को क्लैंप क्यों कर रहे हैं हम, ताकि जो यूरिन है वो कलेक्ट हो जाए। ऐसे तो है नहीं भाई यूरिन हमेशा ही रहता है उसके अंदर कि भाई आपने उसमें से निकाला और निकलने लग जाएगा वो।
ठीक है। क्यों? क्योंकि जब जो फोलेज कैथेटर है उसके अंदर जो सैंपल जो है दोस्तों उसको कुछ टाइम देंगे हम, ताकि वो जो यूरिन है वो वहां पे कलेक्ट होता रहे और वो यूरिन बैग के अंदर नहीं जाए। इसलिए हम उस फोलेज कैथेटर को कुछ समय के लिए क्या करेंगे, क्लैंप करेंगे। तो कुछ समय जब वो क्लैंप रहेगा तो वहां पर जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। उसको करने के बाद फिर जो सैंपल जो पोर्ट है, ये पोर्ट मतलब सैंपल पोर्ट कह रहा है, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, क्लीन करेंगे। उस सैंपल पोर्ट को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। और फिर हम एक स्टेराइल सिरिंज के माध्यम से उस यूरिन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। डायरेक्टली हम कंटेनर में नहीं डालेंगे उसको कि भाई आपने ओपन किया और ओपन करके डालने लग गए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिस्कनेक्ट करो, डायरेक्ट डालो। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले क्लीन करो एल्कोहल से फिर डालो। लेकिन दोनों चीजों में हुआ तो यही ना कि आपने उसको क्या किया, डिस्कनेक्ट किया। लेकिन यहाँ पर डिस्कनेक्ट नहीं किया आपने, सिर्फ कैथेटर को क्लैंप किया, जो सैंपल जो पोर्ट था उसको क्लीन किया और उस यूज किया आपने एक स्टेराइल सिरिंज का उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल आप जब फोलेज कैथेटर पढ़ते हो ना तो उसके अंदर वो सैंपल पोर्ट नहीं दे रखा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों वो यही बता रहा है। इस क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से समझ सकते हो कि ये उन फोलेज कैथेटर की बात कर रहा है जिनके अंदर जो सैंपल जो पोर्ट है वो आता है। ठीक है, तभी तो उसने दे रखा कि भाई पोर्ट को क्या करोगे आप, यहाँ पे क्लीन करोगे उस पोर्ट को, फिर आप स्टेराइल सिरिंज के माध्यम से रिमूव करोगे यूरिन को। आप ऐसे थोड़ी कि उसको डिस्कनेक्ट किया और फिर सिरिंज डालकर निकालोगे, ऐसे कभी भी वो डायरेक्टली कनेक्ट भी नहीं हो पाती है सिरिंज। और दूसरी बात, कभी डिस्कनेक्ट तो हमें करना ही नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, क्लैंप, क्लीन एंड यूज ए स्टेराइल सिरिंज टू रिमूव द यूरिन। तो लिखो, तो इसका आंसर फोर्थ है ना। फिर कमेंट कर दोगे सर आंसर को तो बता दिया करो कौन सा है। चलो लो, ये कर दिया आपके लिए, लिख लो। अब लिखो, ऐसे लिख लो, फोलेज कैथेटर से यूरिनरी या यूरिन कीटोन के लिए सैंपल लेने के लिए, यूरिन कीटोन के लिए सैंपल लेते समय, ऐसे लिख लो, सैंपल लेते समय। अब लाइन को ऐसे कैसे लिख लो, सबसे पहले क्लैंप, ऐसे चलो ऐसे लिख दो, हिंदी में लिखो। सबसे पहले कैथेटर को क्लीन करेंगे, वो क्लैंप करेंगे, कैथेटर को क्लैंप करेंगे। क्लैंप क्यों करेंगे, ताकि वहां पर उस कैथेटर के अंदर यूरिन क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए। कैथेटर को क्लैंप करेंगे, फिर सैंपल पोर्ट को, और ऐसे भी नहीं है कि आपने क्लैंप कर दिया और 1 सेकंड बाद ही निकालने लग गए, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको ताकि कलेक्ट हो। फिर सैंपल पोर्ट को क्लीन करेंगे तथा उसके बाद स्टेराइल सिरिंज से सैंपल लेंगे। उसके बाद स्टेराइल सिरिंज से सैंपल लेंगे। उसके बाद स्टेराइल सिरिंज से सैंपल लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरी मौसमी का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। इतना सिंपल, लेकिन मतलब इतना सिंपल होने के बावजूद भी ये टफ है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि जो मैं आपको बताता हूं ना कि भाई कहाँ से डाटा लेने चाहिए, तो ये खुद कहेगा कि हाँ आपके द्वारा जो डाटा लिए गए ना वो बिल्कुल सही है। कैसे, देखो क्वेश्चन क्या है, ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपको मैंने बताया हुआ है दोस्तों, फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो फास्टिंग जो प्लाज्मा ग्लूकोज जो लेवल है वो एक नर्स क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है एक क्लाइंट का, एक पेशेंट का। एट विच फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल शुड द नर्स आइडेंटिफाई दैट द क्लाइंट हैज प्री डायबिटीज। इन चारों में से आपको वो ग्लूकोज लेवल देखना है जिसमें आपको पता ये चले कि उस क्लाइंट को क्या है दोस्तों, प्री डायबिटीज। देखो ऑप्शन देखो, 70 है, 100 है, 130 है और 160 है। अब जो बच्चे 70 से 110 याद करते हैं या फिर 70 से 100 याद करते हैं, 70 से 100 भी गलत है। मैंने आपको वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा रखा है कि नॉर्मल अगर जो लेवल है दोस्तों वो कितना होता है, 70 से 99 होता है, वो क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि 100 से लेकर अगर 125 दे रखा है तो वो किसको शो करता है, प्री डायबिटीज को शो करता है। और 126 और उससे ज्यादा किसको शो करते हैं दोस्तों, डायबिटीज को शो करता है। ये बताया था फास्टिंग में, देख लो आप जाके, पिछली जो क्लास है, शायद पिछली थी या पिछले से पिछली जो क्लास है उसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से ये बता रखा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर दोस्तों देखो 70 आता है तो 70 किसके अंदर आएगा, ये नॉर्मल के अंदर आएगा। उस पर्सन के अंदर क्या है दोस्तों, ये नॉर्मल है। अब आपने अगर 70 से 110 याद कर लिया तो आपके लिए तो 100 भी नॉर्मल ही होना चाहिए ना। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 100 मिलीग्राम पर DL आएगा।
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 70 से जो 99 है वो ही नॉर्मल है, 100 होते ही उस पर्सन के अंदर क्या हो जाता है, प्री डायबिटीज हो जाता है। तो देख लो इतना सिंपल क्वेश्चन होने के बाद भी मतलब इसके जो ऑप्शन है उतने अच्छे हैं कि आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, इससे घूम सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 100 mg/dl। अब 130 हो गया तो वो डायबिटिक है, प्री डायबिटिक थोड़ी है, और 160 हो गया तब भी क्या है, वो डायबिटिक है। इसमें भी डायबिटिक है, इसमें भी डायबिटिक है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, वो प्री डायबिटिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 mg/dl हो जाएगा। तो लिखो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 99 होता है अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड या फास्टिंग भी लिख लो, चलो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल भी लिखवा सकता है, ग्लूकोज लेवल 100 है, 100 mg/dl है, 100 mg/dl है, यहाँ पर भी mg/dl है, तो वह प्री डायबिटिक है, तो पेशेंट क्या हो जाएगा, प्री डायबिटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए नर्स इज प्लानिंग टू टीच फैक्ट्स अबाउट हाइपरग्लाइसेमिया इन ए क्लाइंट। एक नर्स है दोस्तों, वो प्लान कर रही है कि एक क्लाइंट को क्या, किसके बारे में बताने के लिए, हाइपरग्लाइसेमिया के बारे में बताने के लिए, विद द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। उस पेशेंट को क्या है दोस्तों, डायबिटीज है, और वो हाइपरग्लाइसेमिया के बारे में उस पेशेंट को क्या कर रही है दोस्तों, पढ़ा रही है। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्कशन अबाउट व्हाट कॉजेज डायबिटिक एसिडोसिस, कि भाई इनमें से कौन सी चीज है जो ये बताएगी उस पेशेंट को क्या है, डायबिटिक एसिडोसिस है। तो आपको एक्चुअली में डायबिटिक एसिडोसिस का क्या रीजन है, बस वो बताना है आपको मुझे कि भाई डायबिटिक एसिडोसिस का क्या रीजन होता है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है ब्रेक डाउन ऑफ द फैट स्टोर्स फॉर एनर्जी, कि फैट का जब ब्रेक डाउन होगा एनर्जी के लिए दोस्तों, तो उसी कारण से क्या होगा, डायबिटिक एसिडोसिस होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। जिस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यही होगा। कैसे बात करते हैं, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसे इंक्रीज होने से इंसुलिन रहेगा नहीं, इंसुलिन इज नियर बाई एब्सेंट, लगभग इंसुलिन क्या है दोस्तों, एब्सेंट है। तो बॉडी सेल्स कैंट यूज ग्लूकोज, तो बॉडी की जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज का यूज नहीं कर पाएंगी, कैंट यूज ग्लूकोज। और जब बॉडी की सेल ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगी तो अब वो किस पे शिफ्ट होंगी, फैट के ऊपर। देन बॉडी सेल्स स्टार्ट ब्रेक डाउन ऑफ फैट, तो उसे एनर्जी चाहिए ना, तो फैट से एनर्जी लेगी, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। और जब फैट का ब्रेक डाउन होता है, तो उससे क्या बनते हैं, कीटोन्स, कीटोन बनते हैं। तो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, तो ये क्या बन गए दोस्तों, कीटोन्स बन गए। और जब कीटोन्स बनेंगे तो कीटोन में देखो यहाँ पर ये भी एसिड है, ये भी क्या है दोस्तों, एसिड है। जब एसिड बनेगा तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस। तो मेन रीजन क्या है इसका, एसिडोसिस का, फैट का ब्रेक डाउन। बस ये दिख रखा है भाई, एनर्जी के लिए फैट जो स्टोर है उसका क्या होने लग जाता है, ब्रेक डाउन होने लग जाता है। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर है। फिर भी चार ऑप्शन पढ़ते ही हम। इंजेक्शन ऑफ टू मेनी हाईली एसिडिक फूड, भाई मैं हूं मान लो एसिडिक फूड खा रहा हूं, तो क्या मुझे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगा? तो दोस्तों ये क्या है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ एसिडिक फूड खाने के कारण कभी भी क्या नहीं होता, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं होता। वो तभी होगा जब आप फैट का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन, कि हमारी बॉडी अगर ज्यादा मात्रा में क्या करने लग जाए, इंसुलिन सीक्रेट करने लग जाए, तो उसके कारण क्या होगा, कीटोएसिडोसिस होगा। अरे भाई ज्यादा मात्रा में अगर इंसुलिन करने लग जाएगी तो पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया में जाएगा। पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया में, न कि उसकी शुगर और ज्यादा बढ़ेगी या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाएगा। तो ये ऑप्शन तो सबसे बेकार ऑप्शन है ये। लास्ट ऑप्शन दे रखा है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, कि जो हमारे बॉडी का एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है
उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा जमा होने के कारण। तो कोलेस्ट्रॉल का इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किसका है? कीटोन बॉडीज का है। और कीटोन बॉडीज किससे बनती हैं? जब फैट का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रेक डाउन ऑफ फैट दैट इज स्टोर्स फॉर एनर्जी। तो लिख लो, लिखो डायबिटिक, लिखो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, मैं कई बार ऐसे घूम जाता हूँ नहीं, तार वो वायर है इसमें, ये वायर उलझ जाता है ना, फिर मेरे को ऐसे घूमना पड़ता है। आप सोते हो सर डांस कैसे करने लग जाते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, इसमें कीटोन बनने का पूछ रहा था किसका? हाँ, डायबिटिक एसिडोसिस होती क्या है में एसिडोसिस होने का कारण, एसिडोसिस होने का कारण बॉडी सेल्स का एनर्जी के लिए, बॉडी सेल्स का एनर्जी के लिए फैट का ब्रेक डाउन करना है, फैट का ब्रेक डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज इतने टफ क्वेश्चन नहीं है ना, आज ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पहले से आते हैं लगभग एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। ए नर्स इज केयरिंग फॉर, मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, आज बहुत लंबी क्लास नहीं लूंगा मैं, जहां पर जरूरत होगी वहीं लेंगे हम, है ना। बिना काम हम ऐसे में उन्हीं को वापस से पढ़ाता रहूं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम 1 मिनट भी वेस्ट हो। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डायबिटीज, एक नर्स है दोस्तों डायबिटीज के पेशेंट की क्या कर रही है? केयर कर रही है। हु इज शेड्यूल्ड फॉर ए रेडियोग्राफिक स्टडी रिक्वायरिंग कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कोई भी रेडियोग्राफिक स्टडी दोस्तों, जैसे सिटी स्कैन हो रहा है मान लो, ठीक है, तो उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडियम दिया जा रहा है, उसको कॉन्ट्रास्ट दिया जा रहा है, जो डाई देते हैं ना तो कॉन्ट्रास्ट दिया जा रहा है। विच शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रेस्क्राइब, तो जिस भी पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देते हैं ना, तो एक नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या प्रेस्क्राइब करेगा। पहला दे रखा है कि भाई एसिटाइलसिस्टीन करेगा, रीनल फ्रेंडली कॉन्ट्रास्ट मीडियम देगा कि भाई जो किडनी के लिए अच्छे कॉन्ट्रास्ट है। दूसरा फोर्स्ड डायूरेसिस करवाएगा भाई मैनिटोल देके कि ज्यादा से ज्यादा क्या बने, यूरिन बने टेस्ट के बाद। और हाइड्रेशन करवाएगा डेक्सट्रोज देके और वाटर देके, ताकि ज्यादा से ज्यादा बॉडी को क्या मिले? वाटर मिले। अच्छा क्वेश्चन नहीं है ना। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं ना बॉडी को, कॉन्ट्रास्ट, तो ये कॉन्ट्रास्ट क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं दोस्तों, अगर इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, बॉडी ऑक्सीडेशन करेगी इनका, तो ये बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। बॉडी के लिए क्या होते हैं दोस्तों? ये हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए कॉन्ट्रास्ट बॉडी के लिए क्या है? खराब है। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल से बनाती है। आप एंटीऑक्सीडेंट का कंसेप्ट पढ़ते हो ना, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि ऐसे केमिकल जो फ्री रेडिकल्स का ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। क्यों? इनका ऑक्सीडेशन हो गया तो ऐसे केमिकल बनाएंगे जो कि बॉडी के लिए क्या होंगे? हार्मफुल होंगे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्या बना रहा है? फ्री रेडिकल्स ही बना रहा है। तो हमें एक ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी। तो इन सब ऑप्शन में एसिटाइल जो सिस्टीन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एसिटाइल सिस्टीन क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये जो फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं, उन फ्री रेडिकल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो क्या नहीं होने देगा? ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ऐसे केमिकल्स नहीं बन पाएंगे जो कि बॉडी के लिए क्या होंगे दोस्तों? हार्मफुल होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी एसिटाइलसिस्टीन प्रेस्क्राइब करेगा उसके लिए। ठीक है, क्या प्रेस्क्राइब करेगा? एसिटाइलसिस्टीन। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि भाई कॉन्ट्रास्ट देने से पहले कौन सी ड्रग दी जाती है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका एसिटाइलसिस्टीन जो ड्रग है दोस्तों वो दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। रीनल फ्रेंडली कॉन्ट्रास्ट मीडियम लाएंगे हम, ऐसा कॉन्ट्रास्ट देंगे उसको जो किडनी के लिए पहले से क्या होगा दोस्तों? रीनल फ्रेंडली होगा और किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ज्यादातर नुकसान जो फ्री रेडिकल्स वो किडनी को पहुंचाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रीनल फ्रेंडली। पूरी बॉडी को भी पहुंचाते हैं लेकिन मैक्सिमम रीनल को पहुंचाते हैं, किडनी को। तो ऐसा कोई मीडियम अभी तक बना नहीं है जो कि क्या हो? रीनल फ्रेंडली हो। तो ये ऑप्शन वैसे ही क्या हो गया? डायरेक्टली गलत हो गया। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रास्ट नहीं है जो कि रीनल फ्रेंडली हो या जो ऑक्सीडेशन नहीं करे, फ्री रेडिकल्स नहीं बनाए, तो ये गलत हो गया। फोर्स्ड डायूरेसिस विद मैनिटोल, क्या आप मैनिटोल को यूज करो? मैनिटोल इज आल्सो ए ऑस्मोटिक डायूरेटिक। जब ये डायूरेटिक है दोस्तों तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेगा? ज्यादा डायूरेसिस करवाएगा। तो सिर्फ हाइड्रेशन पे फोकस जरूर किया जाता है कि आप उसको क्या करो दोस्तों? हाइड्रेशन दो, नॉर्मल सलाइन दो,
तो ताकि ज्यादातर जो केमिकल्स हैं वो वाटर के थ्रू बॉडी से क्या निकले, बाहर निकले। लेकिन फोर्स्ड चीज करवाना में क्या होता है, बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पर फोर्स्ड वर्ड लिखा हुआ है कि हम जानबूझकर क्या करवाएंगे, फोर्स्ड डायूरेसिस करवाएंगे। तो इसके कारण क्या हो सकता है कि जो पेशेंट जो है ना वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर जा सकता है, क्योंकि बॉडी जो है उसको जितनी वाटर की जरूरत है उसको हमने जानबूझ के फोर्स्ड करके वाटर को क्या निकाला, बॉडी से बाहर निकाला, तो वो चीज बॉडी के लिए क्या हो जाएगी दोस्तों, हार्मफुल हो जाएगी। इसलिए हम कभी भी फोर्स्ड डायूरेसिस नहीं करवाएंगे। लास्ट जो है वो आपको सही लग रहा होगा, सर इसमें तो हाइड्रेशन ही लिखा हुआ है तो उसको सही कर दो, हाइड्रेशन विद डेक्सट्रोज और वाटर दे दो। सही बात है, आपने वाटर का डेक्सट्रोज का उस देने से बॉडी से जो फ्री रेडिकल्स होंगे वो बाहर निकलेंगे। दोस्तों ये चीज सही है कि हाइड्रेशन देंगे, दैट इज ए राइट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत गलत लिख दी इन्होंने, वो क्या लिख दी, डेक्सट्रोज, कि हम उसे डेक्सट्रोज देंगे। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट है दोस्तों डेक्सट्रोज देंगे उस पेशेंट को क्या है, डायबिटीज है, उस पेशेंट को क्या है, डायबिटीज है। अब आप डायबिटिक के पेशेंट को डेक्सट्रोज दे रहे हो तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। क्यों? क्योंकि पहले से उसका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है और आप उसको डेक्सट्रोज देखिए उसको और ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया में ले जाओगे और वो हाइपरग्लाइसीमिया में जाएगा तो हो सकता है कि वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी चला जाए। अगर टाइप फर्स्ट हुआ तो, टाइप सेकंड हुआ तो वो एचएचएनएस के अंदर जाएगा। इसलिए हम डेक्सट्रोज नहीं देते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ इतना होता तो हम सोच सकते थे कि हाइड्रेशन विद वाटर थ्रू आउट द टेस्ट, तो ये फिर भी ठीक था कि हम वाटर दे सकते हैं या नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। इसलिए हम कॉन्ट्रास्ट का खूब सारा पानी पिलाते हैं। कॉन्ट्रास्ट का क्या पिलाते हैं, खूब सारा पानी पिलाया जाता है कि भाई आप 2 लीटर पानी पियो, ये पियो, ठीक है, ताकि ये जो केमिकल्स है बॉडी से क्या निकले दोस्तों, बाहर निकले। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी एसिटाइलसिस्टीन। तो लिख लो, इसमें लिखो कि कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी के कारण बनने वाले फ्री रेडिकल्स को बनने वाले फ्री रेडिकल्स के नुकसान के द्वारा बॉडी के नुकसान को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट एसिटाइलसिस्टीन दिया जाता है। एसिटाइलसिस्टीन दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद टाइप फर्स्ट डायबिटीज। उस पेशेंट को कौन सा डायबिटीज है दोस्तों, टाइप फर्स्ट डायबिटीज है और नर्स उसकी केयर कर रही है। एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब 1 ट्यूब ऑफ ग्लूकोज जेल। ठीक है, हेल्थ केयर प्रेस्क्राइब करा कि भाई आपको 1 ट्यूब ऑफ ग्लूकोज जेल लेना है। अभी समझाऊंगा इसको मैं। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जेल टू दिस क्लाइंट। कि भाई हम इस क्लाइंट को टाइप फर्स्ट डायबिटीज का पेशेंट है दोस्तों और फिर भी उसने उसको क्या कहा कि आपको ग्लूकोज जेल लेना है, तो इसका रीजन क्या है। सिंपल सी बात, अब ये समझो आपको कुछ नहीं पता कि ग्लूकोज जेल क्या है, चलो जाने दो उसको, मैं नहीं पता। ग्लूकोज को तो पता है भाई, ग्लूकोज है, शुगर है, तो हम डायबिटिक पेशेंट को शुगर क्यों देंगे दोस्तों। क्या कोई रीजन होगा ना कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को शुगर दे रहा है। हम कभी भी डायबिटिक पेशेंट को शुगर नहीं देते हैं, हम नहीं देंगे ना शुगर उसको, क्योंकि और ज्यादा लेवल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो कह रहा है तो अब आप एक बात खुद सोचो कि डायबिटिक पेशेंट को ग्लूकोज दिया जा रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि भाई वो डायबिटीज मेलाइटिस का जो पेशेंट है वो किसके अंदर जा रहा होगा, हाइपोग्लाइसेमिया में जा रहा होगा। किस में जा रहा होगा दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया में। और जब वो हाइपोग्लाइसेमिया में जा रहा होगा तो उस कारण उसको क्या दिया जा रहा होगा दोस्तों, ग्लूकोज दिया जा रहा होगा। अभी ग्लूकोज जेल क्या है इसके बारे में बात अभी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में। हाइपोग्लाइसेमिया है, हाइपोग्लाइसेमिया इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई जो ग्लूकोज है उसका लेवल हम जानते हैं कि 70 से 99 नॉर्मल होता है, तो लेस देन 70 mg पर डीएल, कि 70 mg पर डीएल से भी अगर ग्लूकोज का लेवल एडल्ट के अंदर क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए। हम एडल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट, क्योंकि हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, न कि पीडियाट्रिक। तो 70 mg पर डीएल से अगर कम हो जाता है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं। अब कई सारी कंडीशन हो सकती है भाई, हाइपोग्लाइसेमिया किस किस कारण से हो सकता है। तो मान लो कोई भी पेशेंट है दोस्तों, वो किसका है, वो डायबिटीज का पेशेंट है, वो इंसुलिन की जो डोज है दोस्तों वो ज्यादा ले ली उसने, तो उसके कारण भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। या फिर ओवरडोज ऑफ
ओवरडोज ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट है दोस्तों, अगर आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट है वो ज्यादा डोज में ले रहे हो तो वो पेशेंट दोस्तों उसके कारण में क्या जा सकता है, आपका हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है। या फिर आप मान लो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, आपने ज्यादा क्या कर ली दोस्तों, एक्सरसाइज कर ली, या ज्यादा आपने क्या कर ली दोस्तों, एक्टिविटी कर ली, तो उस कंडीशन के कारण भी पेशेंट किस में जा सकता है दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है। तो ज्यादा एक्सरसाइज ज्यादा एक्टिविटी करने के कारण भी पेशेंट किस में जा सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है, डायबिटिक जो पेशेंट है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन कहां से बनते हैं हाइपोग्लाइसेमिया में, वहां पर पूछते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया 3 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला जो हाइपोग्लाइसेमिया टाइप है दैट इज माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया, दूसरा जो टाइप है दैट इज मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिया, और तीसरा जो टाइप है दोस्तों वो सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया होता है। तो माइल्ड के अंदर जो लेवल जो होगा वो लगभग कितना होगा, 40 से लेकर और लगभग ऐसे मान लो लेस देन 70, 40 से लेकर 70 से कम, ठीक है, 70 तक तो नॉर्मल है, 70 से कम 69 मान लो, तो 42 लेस देन 70। और अगर हम यहां पर देखें तो 20 से और 40 लेवल रहेगा लगभग, ठीक है, या 41 लिखो, यहाँ पर 40 से 41 लिखो, 41 to 70 लिखो, और यहां पर 20 to 40 लेवल रहेगा, और यहां पर लेस देन 20 रहेगा। अगर 20 से कम है तो सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया कहलाएगा, 41 से 70 किसी में आ गया तो माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया कहलाएगा, 20 से 40 आ गया तो मॉडरेट कहलाएगा, और अगर 20 से भी कम हो गया दोस्तों उस पेशेंट को किस नाम जानेंगे, कि वो पेशेंट किस में, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको सिम्टम दे देगा और पूछ लेगा कि वो कौन से टाइप के हाइपोग्लाइसेमिया में है, तो सिम्टम्स आपको क्या रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। तो सबसे पहला जो सिम्टम ये आता है ना वो क्या आता है, डाइफोरेसिस आता है। अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जाता है तो उसके अंदर क्या होने लग जाती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लग जाती है। तो एक्सेसिव जो स्वेटिंग है दोस्तों वो किस चीज को शो करता है, माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया को क्या करता है दोस्तों, वो शो करता है। तो एक्सेसिव स्वेटिंग होना किस चीज को शो करेगा, माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया को शो करेगा। तो इसके अलावा उस पेशेंट के अंदर पाल्पिटेशन हो सकता है, भाई खुद की जो पल्स है उसको फील होने लग जाएगी, भाई जो दिल है वो क्या कर रहा है, धड़क रहा है, पाल्पिटेशन। उसके अंदर ट्रीमर्स आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं उसके अंदर, जो ट्रीमर्स है दोस्तों वो भी देखने को मिल सकता है। उसको भूख लगने लग शुरू हो जाती है, हंगर फील होने लग जाता है उसके अंदर, और नर्वसनेस, वो नर्वस होने लग जाता है, तो नर्वसनेस। तो ये सारे अगर सिम्टम दिखाई देते हैं तो पेशेंट किसके अंदर है दोस्तों, माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मॉडरेट के अंदर अब क्या होगा, डायरेक्टली देखो जो विजन है उस पर फर्क पड़ेगा, तो क्या होगा, ब्लड विजन होने लग जाएगा। ठीक है, विजन क्या होगा, ब्लड विजन होने लग जाएगा। बोलने में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा दोस्तों, स्लर्ड स्पीच होगा। टंग के अंदर नमनेस फील होने लग जाएगी, उसके अंदर नमनेस इन टंग। उसको क्या तो हेडेक होगा, और अगर हेडेक नहीं हुआ तो उसको लाइट हेडनेस फील होगा, कि भाई सर जो है बिल्कुल हल्का हो गया है, लाइट हेडनेस फील होगा। तो अगर ऐसे सिम्टम दोस्तों आ रहे हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, तो वो किस चीज को शो करेगा, उस पेशेंट के अंदर क्या है दोस्तों, मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिया है, मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिया है उस पेशेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया की। सीवियर के अंदर जो पेशेंट है दोस्तों, सबसे पहला तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। ठीक है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल लॉस हो जाएगी, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा हो सकता है कि उस पेशेंट के अंदर क्या आने लग जाए दोस्तों, जो सीजर्स हैं वो भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं उस पेशेंट के अंदर, सीजर्स भी आ सकते हैं। वो पेशेंट डिसओरिएंटेड हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिसओरिएंटेड। टाइम, प्लेस और पर्सन, अगर कोई पर्सन इन चीजों के बारे में नहीं जानता कि भाई इस समय क्या टाइम हो रहा है, कौन सा दिन है, कि रात है, कौन सी जगह पे हूं मैं, मेरे सामने जो खड़ा है वो आदमी कौन है, और मैं कौन सी जगह पे हूं, तो ये सब क्या कहलाता है दोस्तों, डिसओरिएंटेशन कहलाता है, कि उसे ओरिएंटेशन नहीं है। तो सीजर्स आएंगे, एलओसी होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, और पेशेंट की क्या हो सकती है दोस्तों, डेथ भी हो सकती है। तो अगर ये सिम्टम दिखाई देते हैं ना, तो ये किस चीज को शो करता है कि उस पेशेंट के अंदर सीवियर टाइप का क्या हो गया दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है। अब जब ये सारी चीजें पढ़ी नहीं, तब इसका ट्रीटमेंट भी पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। पहली चीज दोस्तों, पेशेंट है कॉन्शियस, और दूसरा कि जो पेशेंट है दोस्तों वो अनकॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। अब अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर हम पर ओरली कभी भी कुछ नहीं देते, तो यहाँ पर हम पर ओरली तो कुछ देंगे नहीं। तो कॉन्शियस अगर पेशेंट है दोस्तों, तो उसको अंदर हम रूल ऑफ 15/15 फॉलो करेंगे। क्या रूल फॉलो करेंगे, 15/15 रूल क्या करते हैं दोस्तों, फॉलो करते हैं। 15/15 रूल क्या है दोस्तों, कि उसको हम 15 ग्राम ग्लूकोज देंगे।
कितना ग्लूकोज देंगे, 15 ग्राम ग्लूकोज देंगे और उसके बाद 15 मिनट के बाद उसका ब्लड शुगर लेवल क्या करेंगे, चेक करेंगे। आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद दोस्तों हम उसका ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है 15 मिनट्स बाद हम ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपने ये चेक कर लिया, इसके बाद दोबारा से अब मान लो कि नॉर्मल नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ तो चलो अच्छी बात है, फिर तो आगे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन मान लो दोस्तों फेल का मतलब नॉर्मल नहीं हुआ, ठीक है, पेशेंट स्टिल इन हाइपोग्लाइसेमिया, पेशेंट अभी भी किसमें है दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया में है, तो फिर हम वापस से उसको 15 ग्राम ग्लूकोज देंगे, वापस से क्या देंगे, 15 ग्राम ग्लूकोज देंगे, फिर हम 15 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। आफ्टर 15 मिनट दोबारा ग्लूकोज चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे, अगर फिर भी क्या हुआ दोस्तों, फेल हो गया, फिर भी नॉर्मल नहीं आया, फिर दोबारा तीसरी बार हम उसको क्या देंगे, दोबारा से 15 ग्राम ग्लूकोज देंगे और फिर 15 मिनट के बाद क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे। 15 मिनट्स के बाद अगर अब की बार भी फेल हो गया, मतलब अब की बार भी ग्लूकोज नॉर्मल लेवल पे नहीं आया, तो अब हम उसको ओरली नहीं देंगे, हमें उससे दोस्तों 25 से और 50 ml ऑफ 50% डेक्सट्रोज देंगे हम उसे। जैसे हॉस्पिटल में 50% डेक्सट्रोज भी देते हैं, लेकिन वो 100 ml दे देते हैं, सॉरी 25% डेक्सट्रोज भी दे देते हैं, 25% डेक्सट्रोज भी देते हैं, लेकिन उसकी अमाउंट क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो 25 से 50 ml और 50% डेक्सट्रोज दोगे। अगर आपको ग्राम में पूछे कि भाई कितना डेक्सट्रोज दोगे, तो 50% है ना ये, तो इसका आधा हो जाएगा भाई, 25 से 50 ml है लेकिन डेक्सट्रोज 50% है, तो आप सोचिए डेक्सट्रोज कितना दोगे, अगर ग्राम में पूछे तो 12.5 ग्राम से लेकर और 25 ग्राम क्या दोगे आप, डेक्सट्रोज दोगे, क्योंकि ये तो 50% में है। हमें पूरा डेक्सट्रोज, अगर हम सिर्फ उसमें डेक्सट्रोज ही होता है उस फ्लूइड में, तो वो डेक्सट्रोज कितना होता, 12.5 ग्राम से लेकर और 25 ग्राम क्या होता है दोस्तों, वो डेक्सट्रोज होता है। तो इतना डेक्सट्रोज देंगे। अब ये डेक्सट्रोज हम किस फॉर्म में देंगे, आईवी देंगे उसको, क्या देंगे दोस्तों, आईवी फॉर्म के अंदर हमें ये डेक्सट्रोज उसे देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हाइपोग्लाइसेमिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आप कहोगे सर सीवियर में तो अनकॉन्शियस में, मतलब अनकॉन्शियस में तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा आपको क्या देना है उसको दोस्तों, 25 से 50 ml ऑफ 50% डेक्सट्रोज, बस। अब आप उसको 15 ग्राम ग्लूकोज दोगे कैसे, अब हम बात कर लेते हैं 15 जो ग्राम ग्लूकोज है वो कैसे दे सकते हो। तो आप उसको दोस्तों 4 टीस्पून शुगर दे सकते हो, 4 चम्मच आप उसको क्या दे दो, आपके घर में जो चीनी है ना वो दे दो, तो भी आप उसको लगभग कितना ग्लूकोज मिल जाएगा, लगभग उसको दोस्तों 15 ग्राम ग्लूकोज मिल जाएगा। अगर आपके पास चीनी वैसी नहीं है तो क्यूब्स के अंदर होगी, तो 4 क्यूब्स ऑफ शुगर, 4 क्यूब्स ऑफ, 4 क्यूब्स उसको क्या दे दो दोस्तों, आप शुगर भी दे सकते हो, 4 क्यूब्स आप उसको क्या दे सकते हो, शुगर दे दो। शुगर के ऐसे क्यूब्स भी आते हैं, ठीक है, ऐसे वाले क्यूब्स, ऐसे नहीं कि आप चीनी के दाने उठा लो और फिर आप कह दो कि सर ये 4 दाने हो गए, ठीक है, क्यूब्स देने हैं आप, क्यूब्स आते हैं, शुगर क्यूब्स आते हैं, ठीक है, वैसे शुगर क्यूब्स आप दे सकते हो। या फिर मार्केट के अंदर प्रीपेड जो ग्लूकोज जो जेल आती है, जो इस क्वेश्चन में है, ये डायरेक्टली प्रीपेड आती हैं, उनके अंदर पहले से ही 15 ग्राम ग्लूकोज रहता है, तो आप उसको डायरेक्टली दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्लूकोज जेल भी दे सकते हो, या फिर आप उसको क्या दे सकते हो दोस्तों, फ्रूट जूस दे सकते हो, फ्रूट जूस लगभग आप उसको 120 से और 125 ml क्या देते हो दोस्तों, फ्रूट जूस देते हो। तो ये लगभग वो भी 4 आउंस ही बनता है, 4 आउंस फ्रूट जूस ये भी दे सकते हो। तो इस प्रकार से आप उस पेशेंट को 15 ग्राम ग्लूकोज क्या कर सकते हो दोस्तों, प्रोवाइड कर सकते हो। ये तरीका है ग्लूकोज को प्रोवाइड करने का। तो बस यहाँ पर यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, ये कि बस को ग्लूकोज जेल दिया गया, तो ये ग्लूकोज जेल मार्केट में प्रीपेड आती है, जिनके अंदर अमाउंट होती है ग्लूकोज की। हमेशा डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं अपने पास रखा करो, कभी भी आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हो, तो उसमें ये हो सकता है, ठीक है। तो अब रीजन क्या होगा, पहला है दोस्तों डायबिटिक एसिडोसिस। भाई हम जानते हैं कि डायबिटिक एसिडोसिस के पेशेंट के अंदर पहले से ही ब्लड शुगर का जो लेवल है वो मोर देन 250 mg/dl होता है। अगर आप 250 से ज्यादा पहले ही शुगर ज्यादा है और आप उसको फिर और 15 ग्राम दे रहे हो दोस्तों, तो उसका शुगर का लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए यहाँ तो क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, देंगे ही नहीं हम। सेकंड जगह हाइपर इंसुलिन सीक्रेशन, इंसुलिन का सीक्रेशन क्या होने लग गया दोस्तों, ज्यादा होने लग गया। अब आप बताओ इंसुलिन का सीक्रेशन ज्यादा होने लगेगा तो हाइपर ग्लाइसेमिया होगा या हाइपोग्लाइसेमिया होगा, बताओ। हाइपर इंसुलिन सीक्रेशन के कारण क्या होगा किसी भी पेशेंट को,
अगर आप पेशेंट को इंसुलिन जो है दोस्तों वो ज्यादा दोगे तो उसके कारण क्या होगा, उस पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया होगा। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज है। उस पेशेंट के अंदर क्या है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज। देखो ये ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, कि हाइपर इंसुलिन सीक्रेशन हो रहा है, इंसुलिन का सीक्रेशन ज्यादा होने लग गया। तो ये तो रीजन हो ही नहीं सकता। आप ये मान ही नहीं सकते हो कि डायबिटीज टाइप फर्स्ट के पेशेंट के अंदर इंसुलिन का सीक्रेशन क्या होने लग जाएगा दोस्तों, ज्यादा होने लग जाएगा। इंसुलिन का सीक्रेशन कभी भी ज्यादा नहीं होगा। हाँ, जो इंसुलिन हम दे रहे हैं उसके कारण जरूर हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने ज्यादा इंसुलिन का सीक्रेशन होने लग गया और उसके कारण जो पेशेंट है दोस्तों वो हाइपोग्लाइसेमिया में चला गया। इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। और बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, टिक जाएंगे। उनको लगेगा कि यही आंसर सही है। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट के अंदर इंसुलिन है, वो ज्यादा सीक्रेट होने लग गया, हाइपोग्लाइसेमिया में गया होगा, उसको ग्लूकोज दिया गया होगा। तो ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका रीजन क्या है कि पेशेंट दे रखा है ना हमें डायबिटीज का। नॉर्मल पेशेंट होता तो मान भी लेते, लेकिन डायबिटीज का पेशेंट, उसमें कहां से हाइपर इंसुलिन सीक्रेशन होगा। तो थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों, दैट इज द राइट आंसर, कि हमने इंसुलिन दी है और उसके कारण जो हाइपोग्लाइसेमिया होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है। कि भाई इंसुलिन के देने के कारण उस पेशेंट के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है। यहाँ पर सीक्रेशन ज्यादा बता रहे हैं, जो कि क्या है, गलत है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन वो क्या दे रखा है कि इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन ऑफ इंसुलिन, मतलब नॉर्मल जो रिएक्शन जो होती है ना इंसुलिन की, उनके अलावा कोई अलग रिएक्शन होने लग जाए जो कि हम क्या नहीं करें, एक्सपेक्ट नहीं करें, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इंसुलिन की कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी रिएक्शन के कारण हम क्या नहीं देंगे, उसको शुगर नहीं देने लग जाएंगे। भाई आपने इंसुलिन दी और उसको मान लो कोई भी प्रॉब्लम हो गई, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि स्पीच सैलेड हो गई इंसुलिन के देने के बाद में आपको, तो ऐसा थोड़ी कि आप उसको क्या कहोगे, यार तो उसमें हो गया। हमें रीजन जानना जरूरी है ना कि शुगर का लेवल कितना है, वो जानना जरूरी है। वो हम ग्लूकोमीटर से क्या करेंगे, पता लगाएंगे। तो इडियोसिंक्रेटिक जो रिएक्शन है ना दोस्तों, वो उसको देखकर कभी भी हम क्या नहीं देते, शुगर या ग्लूकोज जेल नहीं देते हैं। तो सीधा सीधा रीजन है कि क्या रीजन हुआ होगा, इंसुलिन के देने के कारण उस पेशेंट के अंदर क्या हुआ होगा दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया हुआ होगा। और जब इंसुलिन की ज्यादा डोज देने के कारण हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं। तो लिख लो, जब किसी पेशेंट में, जब किसी डायबिटिक पेशेंट में, जब किसी डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन देने के कारण, इंसुलिन देने के कारण लिख लो, ज्यादा देने के कारण छोड़ो, इंसुलिन देने के कारण, ये एक्सोजेनस इंसुलिन की बात कर रहा है, बाहर से जो इंसुलिन दे रहे हैं हम, देने के कारण हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, कारण हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, तो इसे इंसुलिन इंड्यूस्ड, तो इसे इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। इसे हम इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं, जिसमें हम कॉन्शियस पेशेंट को, जिसमें हम कॉन्शियस पेशेंट को 15 ग्राम ग्लूकोज ब्रैकेट में लिख लो, ग्लूकोज जेल देते हैं। ठीक है, पूरी चीज तो लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा लिखा दूं कि भाई 4 टीस्पून शुगर लिख लो, 4 क्यूब शुगर के लिख लो, तो वो इतनी जरूरत है नहीं, बस इतना लिख लो। क्योंकि क्वेश्चन में हमें ग्लूकोज जेल दे रखा था, उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा था दोस्तों, ग्लूकोज जेल दे रखा था। जैसे आज का क्वेश्चन है ना, चाहे कैसे भी हो, लेकिन है अच्छे क्वेश्चन आज के, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं आज। जैसे यूरिन वाला आया था, वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड था। बाकी की डायरेक्टली जो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना एग्जाम में आने के चांसेस क्या रहते हैं। डायबिटीज में से वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए हमारी जो बुक है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस डायबिटीज के लिखे हुए हैं, है ना। तो बस आप लोगों को इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहना है। जल्दी एंडोक्राइन सिस्टम इतना बड़ा नहीं है, 9 घंटे हैं, तो 4 घंटे हमारे हो गए हैं, तो लगभग 5 घंटे की क्लास या 4 घंटे की क्लास और बच रही होगी ना। 9 से 10 घंटे लगेंगे, तो 5-6 घंटे की और मान लो मैक्सिमम, तो उसमें क्या हो जाएगी, वो क्लास खत्म हो जाएगी, एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो जाएगा। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। अरे हाँ, स्वस्थ बाद में रहो, पहले रिवाइज करो। आप लोग सर आप भी पीछे पड़ जाते, मैं भूल गया था, अब दोबारा से याद आ गया मुझे।
पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों उसमें इंसुलिन का ये वो टाइप पूछ रहे थे भाई कौन कौन सा है, रेगुलर इंसुलिन है क्या है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट के अंदर हम कौन सा इंसुलिन देते हैं, रेगुलर इंसुलिन देते हैं। इसके बाद में मैंने आपको टाइप ऑफ इंसुलिन भी बताया था कि भाई इंसुलिन जो है वो कन्वेंशनल इंसुलिन होता है, एक ह्यूमन इंसुलिन होता है, एक एडवांस इंसुलिन होता है। एडवांस को हम एनालॉग भी बोलते हैं ना, ये भी लिख लेना एक बार। एडवांस जो इंसुलिन है इसे हम एनालॉग इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं, एनालॉग इंसुलिन। ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि एडवांस इंसुलिन इज आल्सो नोन एज एनालॉग इंसुलिन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया कि भाई रेगुलर इंसुलिन देते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट के अंदर हम। दूसरा कि एचएचएनएस के अंदर कभी भी कस्मोल रेस्पिरेशन डेवलप नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर ही कस्मोल रेस्पिरेशन होता है। और उसका रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बता रखा है। तीसरा रीजन क्या था दोस्तों कि भाई डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किसी पेशेंट के अंदर हो रहा है दोस्तों, तो उसके अंदर क्या चीज डेवलप होगी, तो कीटोन्स डेवलप होंगे उसके अंदर, कीटोन जो होंगे वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो अल्टरनेट जो साइड टेस्टिंग है उसके ऊपर था। तो फिंगर टिप मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया के लिए हम फिंगर टिप जो मेथड है वो यूज करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया के लिए हम फिंगर टिप मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट ये हो गया। फिर अल्टरनेट साइड टेस्टिंग वाला था भाई ग्लूकोमीट्री कैसा है, 4 आर्म ग्लूकोमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके डिफरेंस में कोई रीडिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि यूरिन स्पेसिमेन लेना है तो क्लैंप करोगे पोर्ट को, क्लीन करोगे और फिर स्टेराइल सिरिंज से रिमूव करोगे यूरिन को। इसके बाद दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि प्री डायबिटीज में क्या लेवल रहेगा, तो 100 रहेगा। इसमें रीजन दे रखा था कि डायबिटिक जो एसिडोसिस है उसका होने का क्या कारण होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फैट दैट इज स्टोर फॉर एनर्जी। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो उसमें एसिटाइलसिस्टीन देते हैं ताकि उस पेशेंट के अंदर फ्री रेडिकल्स नहीं बने। और हाइपोग्लाइसेमिया होने का रीजन क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी और मैं आशा करूंगा कि आप लोग समझ में आए। अब आप स्वस्थ रहो, सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।